के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। हल्का सा लाल निशान फिलहाल निफ्टी पर गहराता हुआ 145 अंक नीचे 14,930। वीरेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़े हुए हैं नोएडा से, स्वागत है आपका। जी हाँ शैल जी, डाउ फ्यूचर्स सिंक होते हुए जो करीब 125 अंक नीचे है, उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली चार्ट्स पे पड़ता हुआ और निफ्टी डे लो पर 14,900 का लो लगा के आया और निफ्टी बैंक भी इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में 35,113। दो बड़े रिस्क जोन थे, वो था 14,900 और कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक के लिए 35,000 सबसे क्रिटिकल है। तो आखिरी पड़ाव में, अंतिम पड़ाव में ये इंडिसेस बिल्कुल उसके मुहाने पे खड़े हुए हैं। खैर, हम आज आखिरी सौदा में और साथ ही साथ कमाई का अड्डा में किन पहलुओं पे बातचीत करेंगे और वो बातचीत किनसे होगी, पहले इसकी मुलाकात आपसे करा देता हूँ। देखिए, हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट गौरांग शाह होंगे बातचीत करने के लिए और उनसे बात करेंगे उनकी कॉल्स को लेकर। उसी के साथ साथ हमारे साथ टेक्निकल कॉल पे बातचीत करने के लिए असित बरन पाती होंगे और क्या व्यू रखे हैं इस वक्त इंडिसेस के ऑप्शंस पे बातचीत करेंगे उनसे। राहुल शर्मा होंगे, प्रकाश काबा, कविता जैन हमारे साथ मौजूद होंगी, राकेश सतपुते हमारे साथ होंगे, चंदन तापड़िया और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से होंगे हमारे साथ होंगे संजीव हसीन ठीक 3 बजे। उनसे बातचीत करेंगे उनकी बेस्ट फंडामेंटल पिक्स पर स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से। और यतिन से बात करेंगे 2:45 पर कि भाई डीलिंग रूम में चल क्या रहा है, यहाँ पे सॉफ्टनेस कितनी बढ़ सकती है, कुछ स्टॉक्स जहाँ पे सेल, कुछ पे लॉन्ग और कुछ पे बात करेंगे कि मिड कैप में कहाँ रुझान काफ़ी सकारात्मक है। आज सुमित होंगे हमारे साथ कल के ट्रिगर्स से बातचीत करने के लिए, यानी वो ट्रिगर्स जो कि शायद मंडे को बाजार को प्रभावित करेंगे, इन सब पे बहस करेंगे। और ठीक 3:05 पर मैं और शैल जी शुरुआत करेंगे BTST या फिर BT ट्रेड्स के क्रम को। बस शुरू में एक रणनीति यहाँ बता देता हूँ आपको मैं कि निफ्टी बैंक पर 35,000 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है और हम उसकी तरफ जाते हुए, आज मैंने बैंक निफ्टी पे कोई व्यू शेयर नहीं किया था, लेकिन हाँ मैं एक बात कह रहा हूँ कि 14,980 यानी कल का लो वो वॉलेट होने के बाद मेरी अप्रोच थी कि मैं 14,800 की पुट लूंगा और 14,800 की पुट अभी डे हाई पर ट्रेड कर रही है 152.50 पे। ये व्यू था कि जैसे ही 14,980 टूटे इसको लीजिए। इसके ट्रेड के फेवर में एक चीज जा रही है और वो है कि डाउ फ्यूचर्स सिंक होते हुए, याद रखिएगा। तो एक वीकेंड पे अनवांटेड रिस्क मत लीजिए, बहुत लॉन्ग कॉल या फिर शॉर्ट कॉल, बस चुपचाप इस पुट को रखिए। शैल जी, आपकी अप्रोच क्या कहती है और आपकी निगाहें कहाँ पर होंगी? तो वीरेंद्र जी, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो बहुत ही अच्छा वर्णन किया। मेरे हिसाब से आप देखिए, निफ्टी दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको ज़रूर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आज लगभग आपके सामने 14,930 का लेवल है, लेकिन अगर आप हफ्ते का हिसाब देखें तो अभी भी 3.5%, 3.3% का आपने इजाफा देखा है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी आपके सामने चल रहा है लगभग 35,125 पर। यह भी पिछले हफ्ते के मुकाबले अब 1.7% ऊपर है। ये लाल निशान ज़रूर है, लेकिन आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको 2 हफ्ते के बाद जब आपने लगातार लाल निशान देखे, वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी कम से कम फ्राइडे को हरे निशान में बंद होते हुए देखेंगे हफ्ते दर हफ्ते। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और सेक्टर्स में आज मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीमेंट स्पेस पर केंद्रित है। वीरेंद्र जी, बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर है। आप देखिए, लगभग इस गिरावट के बावजूद आपने मेरे ख्याल से 140 शेयर्स को रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ देखा है आज, न्यू 52 वीक हाई। और 140 में से 10% शेयर जो हैं वो आपको सीमेंट स्पेस में आते हुए दिखेंगे। पूरे सेक्टर में तहलका मचा हुआ है बुल्स का। तो ये तो मेरी रणनीति है, लेकिन हमारे साथ पूरा टेक्निकल पैनल जुड़ा हुआ है। अगले 90 मिनट में वो आपको बताएंगे कौन कौन से ट्रेड्स लेने हैं जहां पर आप ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, स्वागत है आपका। बताइए, किस हिसाब से आप इस 162 अंक के कट को देख रहे हैं निफ्टी के? अब दिन का न्यूनतम लेवल 14,920 और एक बढ़िया कॉल शेयर कीजिए। जी हाँ शैल जी, नमस्कार। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काफी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है कल के सेशन में। आज भी दोनों इंडाइसेस में लगातार एक तरह से शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स काफी स्ट्रांग है। एक तरह से मार्केट 15,000 का जो स्ट्रैडल है, यानी कि कॉल पुट दोनों बाय करके बड़ी वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो आई थिंक निफ्टी ने जस्ट अभी एक 14,950 का सपोर्ट तोड़ा है, तो यहाँ पर बायस थोड़ा वीक जरूर हो जाता है। नीचे में 14,700 का अगला सपोर्ट आता हुआ दिखता है, जो कि तकरीबन यहाँ से 250 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन हो सकता है।
तो निफ्टी में बायस वीक है 14,950 के नीचे। आज वीकली क्लोज है, मार्केट ने कोशिश जरूर की थी फ्लैट होकर पॉजिटिव में बंद होने की, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बेयर्स की तरफ से सप्लाई आते हुए और निफ्टी एक तरह से सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए, तो निफ्टी में बेरिश स्टांस है। 14,700 का अगला लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकती है। बैंक निफ्टी में 35,000 का बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आई थिंक वो टूटता है तो नीचे बैंक निफ्टी में अगला जो लेवल है सीधा 34,600 का आता है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में भी आपको और वीकनेस देखने को मिल सकती है। दोनों के दोनों इंडाइसेस अपने सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और एक तरह से बेरिश संकेत दे रहे हैं। अब ये ऐसे मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक है जो काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और आई थिंक निफ्टी में जब बाउंस आएगा तो यहाँ पर ये स्टॉक्स में जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें हमें एक अच्छा रिबाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा। हमने 2 सेशन पहले भी रिलायंस बाय किया था 2140 के आसपास, आई थिंक 2180 अभी चल रहा है, इस भाव पे भी बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इसमें 2240 से लेके 2300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 2150 के स्पॉट स्टॉप लॉस से रिलायंस बाय कीजिए। निफ्टी में कॉशियस स्टांस जरूर है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर खास करके लास्ट 4-5 महीने में हम देखें तो रिलायंस और निफ्टी का जो एक तरह से रिलेशनशिप है थोड़ा सा इनवर्स है। जब जब मार्केट गिरता है रिलायंस को हमने देखा है कि बाइंग होते हुए देखा है, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप पे चलते हैं। यहाँ पर रिलायंस में स्ट्रेंथ बनी हुई है और ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में बेरिश ध्यान है, रिलायंस में तेजी का ध्यान है 2240 और 23 के टारगेट के लिए। जी हाँ, ओके। रिलायंस का स्ट्रक्चर अभी भी अगर आप देखें तो मजबूत है और रिलायंस पे फोकस करेंगे हम। निफ्टी डे लो पर आपने एक बात याद रखी होगी और सुबह जो हमने बात की थी, जब शैल जी और मैं सुबह बात कर रहे थे कि 15,100 कल की एक्सपायरी जहां कटी वो क्लस्टर डिफिकल्ट क्लस्टर है पार करना, और वहां पे कॉल राइटर सुबह से हावी हो रहा था, वो निकला नहीं और अब हम डे लो पर हैं। असित बरन पाती से बात करते हैं, फटाफट कुछ नेगेटिव कुछ शॉर्ट कॉल्स के बारे में बात करते हैं। असित, आपके जहन में अगर कुछ ट्रेड्स आ रहे हो शॉर्ट साइड पे फॉर द टाइमिंग तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। पहला ट्रेड में अपोलो हॉस्पिटल देखूंगा। अपोलो हॉस्पिटल इट हैज गॉन बिलो EMA 20, ओपन इंटरेस्ट में 16% का इजाफा है। वन क्रिटिकल थिंग दैट वी नीड टू लुक एट कि इसके 2900 का स्ट्राइक प्राइस के नीचे देयर इज नो सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग अंटिल 2800, एंड लुकिंग एट द मार्केट स्ट्रक्चर एनी लिटिल बिट ऑफ बाउंस अपोलो हॉस्पिटल कैन बी शॉर्टेड, and I think it can definitely go into 2850 level to begin with. But if I may just continue a couple of more points, India VIX is up by 7% as you were saying, so volatile move काफी रहेगा. So I would say everybody to have their hedging thing to be done. कोई naked ना carry करे. So that's all. Yeah. जी ओके, अपोलो हॉस्पिटल पे एक नेगेटिव थॉट है यहाँ पे। 2850 का लक्ष्य है, 2925 का असित का स्टॉप लॉस है। याद रखिएगा आज हम लोगों ने ओपनिंग के वक्त पहला सौदा में ही ये शॉर्ट ट्रेड लिया था। एग्जैक्टली बताऊं मैं आपको कहाँ लिया था ये शॉर्ट ट्रेड, मैं स्पॉट को देखते हुए टिप्पणी कर रहा हूँ। करीब करीब हमने ये शॉर्ट ट्रेड लिया था आज 2965 के आसपास, और आप यकीन मानिए डे लो पर है ये। उस वक्त थीम ये थी कि ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है और उसके बाद माइनस ने इस पर शॉर्ट कॉल भी दी थी। वो ट्रेड आपकी ग्रिप में होगा। अब बात करते हैं प्रकाश गावस्कर से। प्रकाश सर, आपके पास इस वक्त ट्रेड करने लायक कोई शॉर्ट कॉल या फिर कोई पुट ऑप्शन जो आपके जहन में आता हो? नहीं, शॉर्ट कॉल तो नहीं है, एक्चुअली कर सकते हैं शॉर्ट, लेकिन मेरे हिसाब से एक लॉन्ग कॉल है, वेरी डिफेंसिव बैट, वो है HUL। मुझे लगता है क्या एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है HUL का 2190, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता है पॉसिबल है कि एक 2220 2225 का जोन देखने को मिल सकता है। तो HUL में थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। 2190 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से ब्रेकआउट है, जब तक वो बरकरार है तब तक ठीक है। चलिए, आपको ख़रीदारी की राय हिंदुस्तान यूनिलीवर के फ्यूचर्स पर मिल रही है और डायरेक्टर साहब आपको बहुत बढ़िया एक चार्ट दिखाएंगे निफ्टी के FMCG इंडेक्स का। इकलौता एक ऐसा इंडेक्स पूरे 18 के पैक में जहां पर आपको एक हरा निशान स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। 3 दिन की गिरावट और अब आपको बाजार वापस उच्चतम लेवल पर इस इंडेक्स में कम से कम आता हुआ दिखेगा। चलिए, इस कारण है शायद कि आपको एक बाय कॉल HUL पर आती हुई दिख रही है। कविता जी से जुड़ेंगे। कविता जी, स्वागत है आपका। कोई टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, टॉप कन्विक्शन में हम टाइटन देख सकते हैं। टाइटन का अगर आप चार्ट देखें, फिलहाल वीकनेस जरूर आई है बाजार में। मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिप्स पर अगर मिले तो टाइटन को लेना चाहिए। इसकी OI एक्टिविटी देखते हुए लगता है फिलहाल 1475 के लेवल्स पर है
थोड़ा सा डीपर एसएल दे रही हूँ, 1457 का एसएल है, डिप्स पे इसे बाय करने की कोशिश करें। वेयरएज मुझे लगता है इसमें अपसाइड इज ओपन आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर देखें, और थोड़ा सा मार्केट अगर रिकवर करता है 1480 1490 तक के लेवल्स के लिए ये वर्कआउट करेगा। और मंडे एक्टिविटी के बाद देखते हैं, अगर 1500 का लेवल क्रॉस करता है तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा साइडवेज से, जो इसमें फर्दर अपसाइड स्ट्रेंथ बता सकता है। तो बाय ऑन डिप्स रखें और 1457 का एसएल मेंटेन करें। तो टाइटन भी आपको एक एफएमसीजी की तरह ही काउंटर है जो आजकल गोल्ड प्राइसेस से बहुत मूव लेता है, और गोल्ड आपको लगभग 9 महीने के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट 1475 पर आता हुआ। जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से और उनसे जानेंगे उनका टॉप ट्रेड बचे हुए 80 मिनट के लिए। सतपुते साहब, स्वागत है आपका। शैल जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। शैल जी, आज का बाजार को देखते सेल साइड पे ही खड़ा रहूंगा। सुबह जिंदाल स्टील एंड पावर दिया था, अभी मुझे लगता है इंडसइंड को हम कवर करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है सुबह वीरेन ने इंडसइंड पे एक सेल कॉल ऑलरेडी ली थी। यहाँ पे मैं देखिए जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन, एंड पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इसने अपने 50 DMA का लेवल तोड़ा है, तो ये और जाएगा 1000 के नीचे जाएगा। टेक्निकल टारगेट वैसे देखे तो 965 का है, लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी रखी कि 1000 का जो पुट है जो करीबन 45 के आसपास है, इसे बाय करें। इसका स्टॉप लॉस सर जी मैंने इनिशियली 30 दिया था जब ये 42 के आसपास था, तो अभी मैं स्टॉप लॉस को चेंज करूंगा क्योंकि बाजार तेजी से नीचे आ रहा है। सो जो 1000 का पुट है जो 45 पे है, इसे बाय करें। 35 का स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट रहेगा करीबन 65 का, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है ये 75 तक जा सकता है, तो इंडसइंड का 1000 का पुट बाय करें। एक फ्रेश लो, इंट्राडे लो आपको निफ्टी में आता हुआ दिखता है अब 14900 के नीचे। असित जी, जब आप सुबह हमारे साथ जुड़े थे तो आपने राय दी थी कि 14900 के पुट पर आप अपनी नजर गड़ाए रखेंगे। क्या वो राय अभी भी कायम है? कोई सोच फिलहाल एक शॉर्ट पोजीशन की निफ्टी पर? 14900 का put is still looking interesting. One thing, if I just may suggest, like the cumulative open interest of Nifty and Bank Nifty is all-time high, and weeks at around 7%. मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं अभी is kind of a trailer. मतलब I think the real move is going to come in coming weeks time. So I will not be very surprised Nifty breaking its 50 EMA. But on a shorter period में 14,900 का put which is around 210-215 level पे चल रहा है, we can definitely carry it with a stop loss of 180-175 to a target of 300 level. 50 EMA को अगर तोड़ेगा निफ्टी तो आपके सामने प्राइस आता हुआ दिखेगा 14,500, क्योंकि फिलहाल मेरे सामने जो EMA है वो आपको दिखेगी 14,525 या 14,550 के आसपास। चलिए, अगर इतनी गिरावट आपको आती हुई दिखती है तो जरूर ये पुट आपको बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखेगी। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कहां कहां फिलहाल मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। टॉप कॉल्स भी हो गई और निफ्टी का व्यू भी अब आपके सामने आ चुका है। फिलहाल तो गिरावट का दौर ही मुझे दिख रहा है वीरेन जी, कोई खास मूवमेंट नहीं लॉन्ग साइड पर। एक राय जिंदल स्टील पे ले लेते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर। इस काउंटर पर हम लोग सुबह से एक सेल कॉल ले रहे हैं। मेरे ख्याल से मानस जायसवाल साहब ने, नहीं, राजेश सतपुते साहब ने एक सेल कॉल दिया था। राजेश जी, एक बार दोबारा एनालाइज कीजिए जिंदल स्टील एंड पावर को। यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई फिलहाल 313 मेरे सामने प्राइस है। सर जी, जेएसपीएल में भी एज एक्सपेक्टेड एक ब्रेकडाउन हमने देखा, और जो ब्रेकडाउन है इसका पहला पड़ाव था 328 के बाद ये गिरेगा करीबन 302-300 तक। तो मुझे लगता है कि 300 का टारगेट लेके यहाँ पे काम करें। जिन्होंने सेल किया है वो बने रहे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टोरेज टू रिवॉर्ड आपका इक्वल होता है। तो आपको ये कह सकते हैं कि जो जिन्होंने इनिशियल सेल किया उनके लिए एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस इसका टेक्निकल स्टॉप लॉस रहेगा 324 का। 326 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 300-302 ये टारगेट होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे 302 का टारगेट होगा। मीनवाइल जरा प्लीज आप वो पुट ऑप्शन ले आइए, और पुट ऑप्शन जो है 14,800 की अब डे हाई पर ट्रेड करते हुए थॉट यही है कि इसको होल्ड करिए। और मैं एक आपको अलर्ट देना चाहूँगा जो कि काफ़ी क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए। प्लीज़ डायरेक्टर साहब जरा आप डॉलर इंडेक्स लेके आइए। शैल जी, 91.95, यानी अगर मैं सही हूँ तो डॉलर इंडेक्स का ये लेवल, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा आपको प्रिसाइजली बताता हूँ कि कहाँ पर है।
ये आप समझ लीजिए कि 26 नवंबर के बाद पहली बार 26 नवंबर को इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था जब ये आया था 92 के नीचे, यानी 4 नवंबर के बाद तो हमारा निफ्टी रॉकेट हो गया था। वाइल्ड स्विंग देखे थे हमने, लेकिन ये एक डिफिकल्ट, अगर आप देखें पैरामीटर जो आपकी स्क्रीन पर है, दैट्स नॉट एटलीस्ट गुड फॉर इंडेक्स और मेटल स्टॉक्स, याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ और ट्रेड्स पे, और राहुल जी अब जरा कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पे पैसा खूब बना था और जहां पे पहली बार अब थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल्स वॉलेट हो रहे हैं। लुक एट अमर राजा बैटरीज, गजब का मूव दिया था इस स्टॉक ने भी। आज पहली बार 50 डेमा को भी और 100 डेमा को भी छू रहा है, यानी नीचे की तरफ। एक दिन में इतने वाइल्ड स्लाइड्स। आपकी राय इस स्टॉक पे क्या होगी, या फिर कुछ टायर स्टॉक्स पे, लाइक अमर राजा बैटरीज को देखिए, आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखिए, क्या पैसा बना था यहाँ पे। इनमें से आपको कहाँ रिस्क फील हो रहा है? जी देखिए, बालकृष्णा की अगर हम बात करें तो बालकृष्णा आज के सेल ऑफ के हिसाब से इतना टूटा नहीं है, और स्टॉक अभी तक अपने जो 1600 का लेवल है, साइकोलॉजिकल भी है और कल का लो भी है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। यहाँ पर अमर राजा बैटरी में रिलेटिवली यहाँ पर थोड़ा वीकनेस ज्यादा देखने को मिला है, जहां पर स्टॉक अपने 890 के सपोर्ट के आसपास आया है। तो आई थिंक यहाँ पर अमर राजा में आई थिंक मंडे थोड़ा एक आधा सेशन वेट कर लेना चाहिए। अगर 890 का लेवल वायलेट नहीं होता है तो यहाँ पर एक बाउंस बैक ट्रेड जरूर बनेगा, जहां पर आपको ऊपर में 925 930 के लेवल वापस से देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ऑटो एंसिलरी और ऑटो रिलेटेड पैक में थोड़ा यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस जरूर है मार्केट में। आई थिंक ब्रॉडली निफ्टी एक बार सेटल हो जाएगा, उसके बाद में हमें स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेड लेना है, जहां पर जो स्टॉक जैसे आप बता रहे हैं कि पहले पैसे बना के दिया, यहाँ पर अगर हमें डिस्काउंट में मिल रहा है तो हमें जरूर एंटर करना है। तो ओवरऑल ब्रॉडली थीम यही है कि आप तेजी का ध्यान बना के रखें आईटी स्टॉक्स में। जो आईटी लार्ज कैप्स है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्हें इस वोलेटिलिटी में खरीदने के मौके ढूंढे। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और तीसरे पीएसयू पैक है। तो वोलेटिलिटी ब्रॉड मार्केट में जरूर है, बट हमें शॉपिंग करनी है ये वोलेटिलिटी के अंदर पोजिशनल बेसिस पे। तो आपको डिलीवरी में बाय करके चलना है इन स्टॉक्स को, तकरीबन 10% स्टॉप लॉस करंट प्राइसेस से। और मुझे लगता है कि मार्च के महीने में ही एक अच्छा रिबाउंड हमें देखने मिलेगा इन सारे स्टॉक्स में। चलिए, यहाँ पर रिबाउंड के लिए आपको राय दे रहे हैं फिलहाल राहुल जी, लेकिन एक शॉर्ट ट्रेड आपके सामने प्रस्तुत है। डायरेक्टर साहब, जब तक मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट स्क्रीन पर लाते हैं तब तक जुड़ते हैं असित बरन पाती साहब से। असित जी, यहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है मन्नापुरम फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त। ये काउंटर आपको 1 फरवरी के लोएस्ट लेवल पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई रणनीति इधर? Shalji, yes, I think based on that gold pricing and everything, मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज में काफी सारा प्रेशर दिख रहा है। तो मन्नापुरम फाइनेंस का 165 का पुट हम ले सकते हैं, ये काफी क्रिटिकल लेवल को ब्रीच कर चुका है। सो मुझे लगता है कि मन्नापुरम फाइनेंस कैन डेफिनेटली स्लाइड लिटिल डाउन टुवर्ड्स मे बी 160 to 163। सो 165 का थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, बट वी कैन टेक दैट एंड होल्ड इट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4 रुपीज। आई थिंक इट्स रनिंग एट अराउंड 6 रुपीज for a target of around 10 rupees. Manappuram Finance is looking weak, yes. एक सेल कॉल आपको आती हुई और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे एक पुट खरीद कर, जो कि 165 रुपए का है, और सॉरी 165 का आपको पुट देखना है मार्च का, जो कि कीमत आपको 7 रुपए दिख रही है। लक्ष्य इसका 11 है। फिलहाल जुड़ते हैं राहुल जी से। राहुल जी, आपका फेवरेट काउंटर BHEL हल्का सा मुनाफा वापस दे रहा है बाजार को। मेरे सामने दिन का लोएस्ट लेवल है 50 रुपए 50 पैसे। कोई चिंता का विषय? क्या यहां पर आपको चार्ट्स बिगड़ती हुई दिखती हैं? और अगर नहीं तो कहां पर आप इस काउंटर को सपोर्ट लेते हुए दिखते हैं जहां दोबारा खरीदारी की जाए? जी देखिए, BHEL में जो हमने पैटर्न पकड़ा था, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो इसमें मार्च से लेकर के सीधे पिछले साल मार्च से लेकर के इस साल फरवरी तक एक बहुत ही लंबा अरसे का ट्रायंगल पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकआउट हमने देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले आउट हुआ है। तो जनरली जब ऐसे पैटर्न्स प्ले आउट होते हैं तो 1-2 हफ्ते में मेच्योर नहीं होते, इनफैक्ट आने वाले 7-8 हफ्तों तक चलते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको अगर डिप मिलता है तो इसमें बाय करने की राय रखें। इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा, देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ था आपका 45 के आसपास, तो आपको अगर 45-47 के रेंज में स्टॉक मिले तो वापस बाय करें। स्टॉप लॉस 40 का रहेगा, और मुझे लगता है कि इसमें जो हम 70 के लेवल की बात कर रहे हैं, स्लोली स्टेडीली आई थिंक वो लेवल आना चाहिए। तो ब्रॉड मार्केट वोलेटिलिटी में अच्छे स्टॉक्स में शॉपिंग करें। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 2-4 दिन में जब यूएस की वोलेटिलिटी सेटल हो जाएगी, अपना मार्केट भी समझ जाएगा। ये तो इस पर नजर गड़ाए रखें।
अगर आपने इस रैली में हिस्सा नहीं लिया BHEL की, तो शायद एक मौका होगा 45 के आसपास इसको दोबारा खरीदने का। बहुत ही शानदार लॉन्ग कॉल 32-33 रुपए पे दी गई थी BHEL पर राहुल शर्मा जी द्वारा, और ये आपने 55 रुपए के आसपास स्टॉप होती हुई देखी। गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका, शुभ दिन आपको। बाजार में गहराता हुआ लाल निशान, क्या ये चिंता का विषय है, या आप यहाँ पर कोई ऐसा स्टॉक होगा जहां पर आप कदम रखना चाहेंगे हरे निशान की तरफ? माफ करना शैल जी, क्या ये सवाल मेरे लिए? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी जी जी, शाह साहब ये प्रश्न आप ही के लिए है। स्वागत है आपका और आपको शुभ दिन। मेरे ख्याल से संपर्क हमारा विच्छेद हो चुका है शाह साहब से। वापस उनसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब तक कविता जी से वापस जुड़ते हैं। कविता जी, हल्की सी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है जुबलिएंट फूड्स में, क्या ये चिंता का विषय है? यहाँ पर कोई ट्रेड अगर हो तो आप सजेस्ट कीजिए। शाहजी, जुबलिएंट फूड फिलहाल 3081 के लेवल्स पर है, मुनाफा वसूली भी है, और मुझे लग रहा है इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल अगर ये ब्रीच करता है, दैट इज 3081 के लेवल है, 3073 इसका नेक्स्ट सपोर्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हैं तो इसे शॉर्ट किया जा सकता है फॉर द लेवल ऑफ 3073। वंस अगर इसे ये तोड़ता है तो इसमें 3060 3058 के लेवल्स तक आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन किया जा सकता है दैट शुड बी अराउंड 3102 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। थोड़ा सा हायर राइस पर अगर शॉर्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जुबलिएंट फूड्स पे अगर आप देखें सेल की राय है। आगे बढ़ते हैं और प्रकाश गाबा सर से बात करते हैं थोड़ी सी। प्रकाश सर, वो स्टॉक्स जो कि बहुत चल चुके थे उस कैटेगरी में आप देखें तो फार्मा भी आता है। मैं फार्मा में थोड़ी सी डिस्कशन करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि फार्मा में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब इस गिरावट में बाजार को बहुत बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लुक एट ग्लेनमार्क, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी कोरिलेटेड स्टॉक टू निफ्टी, लेकिन आप ये देखिए ये पहला स्टॉक है जो कि फार्मा में मेरे स्क्रीन पे विजिबल है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है। सर, आपकी राय इस पे शॉर्ट कॉल पे या फिर कोई कंडीशनल शॉर्ट जो कोई लेवल तोड़े तो उसके बाद शॉर्ट पे काम करना चाहिए या फिर एटलीस्ट पुट पे काम करना चाहिए? वेल, ऐसा है वीरेन कि ये हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर जो 500 जोन है वहां पर काफी स्ट्रगल किया है, करीब करीब मैं कहूँगा 3 या 4 महीना स्ट्रगल किया है और क्लियर कट ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये दे रहा है कि संकेत दे रहा है कि वीकनेस है। स्टॉप लगाना चाहिए 480 का, 480-85 का बस, और मेरे ख्याल से एक शॉर्टिंग की जगह बनती है जो कि करीब 450 450 तक स्लाइड होने की संभावना है। तो यस, थोड़ा ट्रेड बनता है ग्लेनमार्क फार्मा में क्योंकि थोड़ा थका हुआ है, इसीलिए 450 पॉसिबल है आते समय। ये एक आपको सेल कॉल आती हुई दिख रही है, लेकिन वीरेन जी इस मायूसी में भी एक बैंकिंग स्टॉक है जहां पर आप बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे, तब तक हमारे डायरेक्टर साहब आपको प्रस्तुत करेंगे CSB बैंक का चार्ट। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये स्टॉक धड़कता हुआ दिखेगा 251 रुपए कैश में। राहुल जी, कोई राय अगर आप इस काउंटर पर रखते हो? मोमेंटम और प्राइस दोनों बहुत ही शानदार हैं, क्या राय आपकी? जी हाँ शैल जी, देखिए बैंक निफ्टी 800-900 पॉइंट डाउन होने के बावजूद अगर कोई बैंकिंग स्टॉक 6% ऊपर है तो क्लियरली आउट परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और एक तरह से इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में दर्शा रहा है जो हिसाब से इसमें वॉल्यूम्स हुए हैं। देखिए आज 1 घंटा और बाकी है ट्रेडिंग को और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 9 लाख के आसपास के वॉल्यूम इसके अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो हिसाब से इसमें सेटअप है स्टॉक एक 15-20 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज बाहर निकला है। ऊपर में एक तरह से इसमें आपको 275-280 तक के लिए जगह खुलती हुई दिखती है। स्टॉक ने आज साथ ही में एक तरह से डेली चार्ट पे तो ब्रेकआउट दिया ही है, बट जो अगेंस्ट मार्केट आउट परफॉर्मेंस है ये दर्शा रही है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स स्टॉक के अंदर है। तो आई थिंक किसी को अगर बाय करना है तो यहाँ पर 245 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी, जो कि इसका एक तरह से ब्रेकआउट कंफर्मेशन पॉइंट था और इसे राइड करना होगा। ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, बट पोजिशनल बेसिस पे मेरे हिसाब से इसमें आपको 275 से लेकर 280 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 54 तो आपके सामने स्क्रीन पर आ ही चुका है, ये हाईएस्ट लेवल है नवंबर 2020 का,
तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट 4 महीने का हाईएस्ट लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं, लंबी अवधि के चार्ट्स वो बहुत बढ़िया पड़ते हैं। वीरेंद्र जी, वॉल्यूम आपके साथ और सीएसबी बैंक बाजार में इतनी गिरावट के बावजूद इतना अच्छा गहरा हरा निशान दिखा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं आप? जी हाँ शैल जी, अगर आप एक बार बाजार से इसको कोरिलेट करके देखें, जिस दिन बाजार, जब से बाजार में कमजोरी बढ़ी है, इनफैक्ट तब से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। ऑल दो मैं किसी इंडेक्स के स्टॉक की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी डायरेक्टर साहब अगर आप एक क्रॉस चार्ट दिखाएं वर्सेस निफ्टी या फिर वर्सेस मिड कैप इंडेक्स सीएसबी बैंक का, आप देखिए इसके जो सारे के सारे एवरेजेस हैं, चाहे 200 हो, 100 हो, 50 हो, 10 हो, 20 हो, सारे अपवर्ड बायस के साथ चलना शुरू हो गए थे, समझ लीजिए कि 4 फरवरी और 15 फरवरी के बाद से ही। और आज जो इसने राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट दिया था 238 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू हुआ, तो आ गया 253 पर। मेरे ख्याल से शैल जी ये 260, 265, 270 की ट्रेजेक्ट्री को एक बार टेस्ट करेगा। अगर बाजार ने साथ दिया, थोड़ा बहुत बाजार स्टेबल हुआ, तो ये और स्ट्रेंथ शो करेगा। एक बड़ा पॉइंट जहां पे इसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो होगा 267 और 270 के जोन में शैल जी। बट स्ट्रॉन्ग चार्ट है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे पिछले 3-4 दिन में शैल जी। चलिए, तो ऐसा करते हैं, एक राय तो हम लोगों ने ली राहुल शर्मा साहब से। कविता जी, अगर कोई रुख हो आपका सीएसबी बैंक पर तो वो शेयर कीजिए। यस शैल जी, सीएसबी पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है और साइडवेज से स्टॉक बाहर भी निकला है। और यूजुअली स्टॉक्स जब साइडवेज से बाहर निकलते हैं तो एक अच्छा अपसाइड मूव देते भी हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। और एज लाइक वीरेंद्र जी अभी कहे हैं, लास्ट 3 डेज में एक अच्छा वॉल्यूम बिल्ट होता हुआ दिखा है। पोजिशनली कमेंट करना चाहूंगी, यहाँ से अगर थोड़ा सा मार्केट रिबाउंड करता है तो स्टॉक हैज पोटेंशियल कि ये 65-67 के लेवल्स, 265-267 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिखेगा आगे आने वाली मल्टीपल डेज में, 2-3 डेज में, एंड माइट इन अ डे और 2 सो, बिकॉज साइडवेज के बाद एक यूजुअली अच्छा अपसाइड स्विंग हम देखते हैं। तो मिल रहा है स्टॉक, डिप्स पर बाय करें, फर्दर अभी भी बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है पोजिशनल रखें नजरिया और 265-267 के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। पुराने ज़माने में इसको कैथोलिक सीरियन बैंक कहा जाता था और फिलहाल आपके सामने सीएसबी बैंक के नाम से ये जाना जाता है और कुछ ही समय पहले इसकी लिस्टिंग हुई है। ज़्यादातर इनका बिजनेस गोल्ड फाइनेंसिंग के थ्रू आता है और जैसा कि आप मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में काम देखते हैं, वैसा ही काम कैथोलिक सीरियन बैंक का भी है, लेकिन मुथूट और मन्नापुरम में लाल निशान है और बहुत ही गहरे हरे निशान में आपको आज सीएसबी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए जुड़ते हैं गौरांग शाह साहब से। गौरांग जी, स्वागत है आपका, शुभ दिन आपको। 150 पॉइंट का कट निफ्टी पर और 750 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर, कोई चिंता का विषय? धन्यवाद शैल जी। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे बिल्डिंग में यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से ये जो आवाज़ें आ रही हैं उसके कारण थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन चिंता का कारण नहीं है। मेरे ख्याल से खरीदारी का एक बड़ा मौका है और जैसे पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, इसी कारण को लेकर के हमारे बाजार में गिरावट आई और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स को लेकर के चिंता है, उसके बादल बहुत छटने चाहिए और मौका। शाह साहब, मेरे ख्याल से दोबारा हम लोग आपसे जुड़ेंगे। बिल्कुल आपकी आवाज़ कैमरा पर नहीं आ पा रही, मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी देर में हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। वापस जुड़ते हैं फिलहाल राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, गिरावट आपको आती हुई दिख रही है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पर, काफ़ी बिकवाली है और अब ये 200 का पायदान आपको तोड़ता हुआ दिख सकता है शायद कुछ ही समय में। क्या ये चिंता का विषय है? यहाँ पर आप कोई राय दे पाएँ तो। बाजार में वीकनेस बहुत बढ़िया और ये अपने 200 डीएमए को लांघ नहीं पाया, तो यहाँ पर एक हल्का सा फेलियर। जी हाँ, M&M फ्यूचर्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली चिंता का विषय है तेजी के लिए। 199 का इसका ब्रेकडाउन पॉइंट है। स्टॉक ने एक तरह से डेली चार्ट्स पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में एक बेरिश सेटअप होता है। तो आई थिंक 199 ब्रेक अगर हो जाता है फ्यूचर्स में तो इसमें एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा 206 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है कि नीचे में आपको ये इजीली आपको 190 185 का लेवल दिखा सकता है। तो बेरिश ट्रेड जरूर है, बट लेकिन 199 का लेवल फ्यूचर्स में ब्रेक होने का वेट करें। जी हाँ, याद रखिएगा एक लेवल है जिसके वॉल्यूशन के बाद इसको शॉर्ट कीजिएगा
और इनफैक्ट मैं भी एग्जैक्टली शैली यही चार्ट देख रहा था उस वक्त। और जब M&M फाइनेंस का जिक्र आया तो एक बार मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी देखा। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे कविता, आप ये देखिए कि 28 अक्टूबर को जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद ये स्टॉक कहाँ तक गया, 1523 तक गया। कविता, मैं 28 अक्टूबर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन के बाद से लेकर अब तक इसने कभी भी अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी नहीं तोड़ा। आप देखिए 3 इंस्टेंसेस में इससे पहले एग्जैक्टली जो डे लो था वो था 50 डे में, लेकिन आज लग रहा है इस कैंडल के साथ कि डिसाइसिवली उस रेंज को तोड़ने को तैयार है। आपका थॉट इस पर, व्यू शॉर्टिंग का क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या होंगे? यस वीरेंद्र जी, डेफिनेटली जो मूव आ रहा है और जिस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न है, इट हैज फॉर्म्ड सम इवनिंग स्टार पैटर्न टू। और जो कैंडल फ्रेम हो रहा है उससे लग रहा है 50 डेज लाइक ये मूविंग एवरेज टूटना चाहिए, बट वी शुड वेट फॉर दैट पर्टिकुलर 1279 1278 के नीचे जब ये निकले तब हम इसको डिसाइसिवली शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं। और जो लेवल्स मुझे आते हुए दिखते हैं नीचे, वो फर्स्ट टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें। 1190 का पहला टारगेट होगा और 1190 अगर फिसलता है तो इसमें फर्दर गिरावट हम देख पाएंगे 1080 के लेवल्स के लिए, बट शॉर्ट करें ओनली आफ्टर वंस 1278 1277 के नीचे ये सस्टेन करने लगे। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और वो आप मेंटेन करें, फिलहाल 1280 के लेवल्स पर है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप कर रहे हैं तो 1315 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जी हाँ, याद रखिए वीकेंड फैक्टर है, बाजार में प्रेशर है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में, और कभी कभी जब हमारे एनालिस्ट कहते हैं कि किसी स्टॉक को शॉर्ट करें पर्टिकुलर लेवल के ब्रीच होने के बाद, याद रखिए उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी हम इस कार्यक्रम में हैं तो हमें स्टॉक्स को चेस करना ही करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्रेड अभी ही हो, वो एक कंडीशनल ट्रेड भी हो सकता है। M&M फाइनेंस अब सिंक होता हुआ डे लो की तरफ बढ़ता हुआ, अभी भी बात की थी राहुल जी ने इस पर, और अब डे लो पर है। अशोक लेलैंड को देखिए, ये स्टॉक और एक और स्टॉक जो कि इस वक्त काफ़ी पेन झेलता हुआ डे लो पे ट्रेड करता हुआ। मारुति को एक बार देखते हैं। मारुति आज का एक सरप्राइज कैंडिडेट था और इसका बिहेवियर सुबह काफ़ी अच्छा खासा था। 7239, देखिए कहानी बिल्कुल दूसरी है। बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है, ये स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये 200 डेमा पर बेस बनाने के बाद ऊपर निकलता हुआ। आज अगर बाजार थोड़ा सा भी ठीक ठाक होता तो ये स्टॉक अच्छा करके दिखाता। प्रकाश सर, आपकी राय? अब ये देखिए, इनफैक्ट मैं राजेश सतपुते के पास जाऊंगा क्योंकि वो ऑप्शन स्टैट्स भी स्कैन करते हैं। राजेश जी, 200 डेमा पे बेस बनाया, आज का जो हाई था एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आने वाले कुछ सेशंस में आप इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करेंगे? क्या आपको 200 डेमा के आसपास बेस के संकेत मिल रहे हैं? कोई कॉल नेक्स्ट वीक के लिए जिसको आप चेस करना चाहें? वीरेंद्र, मारुति या अशोक लेलैंड, थोड़ा कंफ्यूजन है। मारुति माफ कीजिएगा प्लीज। या देखिए, मारुति में हुआ यह है कि हमने, मुझे याद है इससे ये हफ्ते सोमवार को इसको कवर किया था व्हेन इट वाज समवेयर 6950, और तब हमने कहा था ये 7250 7400 इस ट्रेजेक्टरी में जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत तकलीफ होगी इसके। प्रोबेबली ये मुझे लगता है एक बार के लिए नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल लॉन्ग नहीं करूंगा। मुझे लगता है एक बार के लिए फिर से डिप करेगा, प्रोबेबली नया लो नहीं बनाएगा, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा 7350 से 7400 का क्लस्टर। अगर ये तोड़ता है तो जैसे हम बात करें कि कंडीशनल काम होता है, तो फिर हम नए लॉन्ग की तरफ सोचेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एक बुल ट्रैप हो सकता है। सो आई वुड लाइक टू स्किप दिस लॉन्ग कॉल, प्रोबेबली आई वुड लाइक टू कीप इट न्यूट्रल। तो यहाँ से एक बार अगर करेक्ट होता है, डिप देता है, प्रोबेबली दैट टाइम आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग। ओके, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। रात देखिए, तो अभी आपका कोई व्यू नहीं है लॉन्ग जाने का। हमारे साथ श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, पेन है मार्केट में, इंडेक्सेस अगर आप देखें तो इस वक्त अच्छे खासे पेन से गुजर रहे हैं। एक बार इंडेक्स चेक लेके आइए स्क्रीन पर। 14926 में इनफैक्ट एक बार देखता हूँ डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा रिकवर हुए थे जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो ये करीब 165 अंक नीचे थे, अब 113 अंक नीचे हैं। श्रीकांत, आप एग्जैक्टली बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? इंडिसेस पे आप लोगों का व्यू क्या है, और कुछ शॉर्ट आइडियाज जो अपने क्लाइंट्स के साथ आप लोगों ने शेयर किए हो प्लीज। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, वैसे मार्केट में नो डाउट की वीकनेस आज के दिन में बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन एक जो फॉलोअप सेलिंग जो होती है वो उतनी जोर से नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि मार्केट ने कल के लो को ब्रेक किया है और कंफर्टेबली मार्केट 14,980 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे ट्रेड कर रहा है,
तो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 14,750 के एक क्रूशियल लेवल को वापस रिटेस्ट कर सकता है। वैसे भी देखा जाए तो बैंक स्टॉक्स में वैसे काफ़ी नरमी बनी हुई है, तो वहाँ पे हमें लगता है कि और बिग वाले का प्रेशर बनेगा अगर मार्केट थोड़ा सा भी वीक होता है तो इन एंड ऑल ऐसा लगता है कि करंट लेवल से शॉर्ट करके चले और 15,000 का स्टॉप लॉस रखे। अगर आज के दिन में क्लोजिंग में जाते जाते अगर मार्केट का अगर क्लोज निफ्टी की अगर क्लोजिंग 15,000 के ऊपर अगर आती होगी तो फिर मुझे लगता है कि उस शॉर्ट सेल में से निकल जाना चाहिए। अदरवाइज ये शॉर्ट को कैरी करें 14,750 के टारगेट्स के लिए। और अगर शॉर्ट की बात करें तो कन्विक्शन बेसिस पे हमें आईसीआईसीआई बैंक में लगता है कि करंट लेवल से और वीकनेस बन सकता है। ये स्टॉक में हमने रिकवरी नहीं देखी है और इनफैक्ट लोअर टॉप बना के ये स्टॉक लोअर लो के फॉर्मेशंस बनाते जा रहा है। तो नेक्स्ट लेवल्स जो आ रहे हैं वो 580 से लेकर 575 के लेवल्स आ रहे हैं। तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करें, 615 का स्टॉप लॉस रखें और 580 के टारगेट्स रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल ये राय आपको शॉर्ट्स पर आती हुई दिख रही है बहुत समय से और लगता है मूड माहौल को बदलते हैं। श्रीकांत चौहान साहब जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, 2-3 स्टॉक्स पर आपकी नज़र डलवाते हैं। आपने चर्चा शुरू करी आईसीआईसीआई बैंक की, लेकिन इनकी जो जनरल इंश्योरेंस आर्म है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, वहाँ पर आप एक अच्छा हरा निशान देख रहे हैं बावजूद कि बाजार लाल है। तो लगभग 1.25% ऊपर 1490 पर आपको आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अक्सर हम लोग इस स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही लो बीटा काउंटर है, लेकिन पोजिशनली चार्ट्स पर अगर आपको कुछ डेवलप होता हुआ दिख रहा हो तो बताइए। अगर आप शैल जी देखेंगे तो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में वैसे देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में हलचल काफ़ी अच्छी है और हमें लगता है कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस अगर देखा जाए तो उसमें एक वैसे लो बीटा स्टॉक है लेकिन उसमें भी आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन अदर इंश्योरेंस कंपनीज। तो करंट लेवल से अगर इसमें अगर एक पोजिशनल व्यू लेना है तो आई थिंक वो थोड़ा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि जो बीटा है वो एचडीएफसी लाइफ में है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में है या तो एसबीआई लाइफ में है। करंट लेवल से हमें लगता है कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं क्योंकि ये पूरा अनोखा सेक्टर है और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है यहाँ पे 1470 रुपये का। ये राय आपको आती हुई दिख रही है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। 2 और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जहां पर आपको अच्छा हरा निशान दिख रहा है। दोनों निफ्टी के अंग दिखाइए डायरेक्टर साहब, ओएनजीसी और दिखाइए गैस अथॉरिटी, दोनों पर हरा निशान है और वो तब तक जब देखिए बाजार में आप इतना गहराता हुआ लाल निशान देख रहे हैं तो ये आउट परफॉर्मेंस है, इस पर मोहर लगवाते हैं। फिलहाल राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, दोनों चार्ट्स को एनालाइज कीजिए, ओएनजीसी और खासकर गैस अथॉरिटी। यहां पर अच्छा मोमेंटम है बुल्स के फेवर में। दिन के ऊपरी सतह से तो ये नीचे आए हैं लेकिन अभी भी अच्छा हरा निशान। जी शैल जी, देखिए यही पावर है सही स्टॉक को चुनने का और उसमें पकड़ के रहने का। देखिए मैं पीएसयू स्टॉक्स की बात कर रहा था, पीएसयू स्टॉक्स में लगातार बुलिश रहा हूं और यहाँ पर भी आज के सेशन में भी जब निफ्टी में इतनी वोलेटिलिटी है, ये स्टॉक्स एक तरह से बिल्कुल डटे हुए हैं। देखिए गेल की अगर हम बात करें, गेल में ना बहुत ही बढ़िया सेटअप है, हायर लोज बना रहा है स्टॉक और उसका एक हायर हाई बनना बाकी है। इसका जो प्रीवियस हाई था तकरीबन 25 फरवरी के आसपास, ये हाई था 152। आई थिंक इसके ऊपर का एक टारगेट निकलेगा तकरीबन 160 तक ये स्टॉक ऊपर में आपको दिखा सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से आप 143 के स्टॉप लॉस से इसमें बिल्कुल लॉन्ग रह के चल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है ओएनजीसी में हमने देखा कि आज के सेशन में एक तरह से रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, स्टॉक 2.25% ट्रेड कर रहा है ऐसे मार्केट में। और इसमें अगर थोड़ा सा हम बड़ा पिक्चर देखें तो इसका 200 वीक का मूविंग एवरेज तकरीबन 126-127 के आसपास आता है, तो वहां तक इसमें एक अपसाइड टारगेट बाकी है। आई थिंक इसमें भी लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए आपको। कल का जो लो का स्टॉप लॉस है, कल इसने 112 का लो लगाया था कैश में, आई थिंक 112 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा, तकरीबन 3 रुपए ऊपर में आपको 127 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते में ओएनजीसी में। चलिए, ये राय ओएनजीसी और गेल पर आती हुई। डायरेक्टर साहब वापस लाइए सीएसबी बैंक का चार्ट। यहां तो तेजी बहुत ही जबरदस्त अब आपको आती हुई दिखेगी और ब्लॉक डील्स की भरमार है। आपके सामने प्रस्तुत है 273 रुपए पे। इसका चार्ट चेक जब हमने किया था तो ये था लगभग 253 और ये 273 का हाई लगाता हुआ आपको दिखा है। इस पर एक बार राय दोबारा ले लेते हैं राहुल शर्मा साहब से। बहुत ही शानदार मोमेंटम राहुल जी, आपने 273 आता हुआ देख लिया सीएसबी पर। बताइए कैसा लग रहा है अब चार्ट, क्या आप इसमें स्टॉप लॉस ऊपर खींचेंगे?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि स्टॉक अगेंस्ट मार्केट एक तरह से बैंक निफ्टी जब 800 पॉइंट डाउन है, तकरीबन 6% ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15% ऊपर हो चुका है। तो यस, इंट्राडे में जिन्होंने बाय किया वो यहाँ पर थोड़ा नफा वसूली कर सकते हैं, बट पोजिशनली मेरे हिसाब से इसमें और भी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। 280 और 300 के अगले लेवल रहेंगे जो ये स्टॉक अचीव करने की कोशिश करेगा। जिन्होंने इंट्राडे के लिए बाय किया वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर चले, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे ट्रेल कर ले। ओके, पोजिशनल ट्रेडर्स इसको होल्ड करें। और अभी शैल जी, मेरे ख्याल से जो एक सप्लाई जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो 268 270 एक जोन था जहाँ पे जाकर ये थोड़ा रुकता, वो था इसका समझ लीजिए कि 6 नवंबर का हाई, ये उसको पार कर चुका है। तो बहुत दूर तक अब सीएसबी में कोई बहुत बड़ा सप्लाई जोन याद रखिएगा नहीं है। मीनवाइल आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स को लेते हैं जिनमें इस वक्त थोड़ा पेन है या फिर थोड़ी सी अगर आप देखें जो क्रिटिकल एवरेजेस हैं वो टूट रही हैं। लेट्स टेक गोदरेज प्रॉपर्टीज 1489 क्या कर रहा है ये अभी एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। तो मैं इसको शॉर्ट करने या फिर इसको आई थिंक कोई पुट ऑप्शन लेने का थॉट नहीं रखता हूँ। बड़े एवरेज के ऊपर ये बैठा हुआ है स्टॉक। और कुछ देखिए, M&M फाइनेंस अब डे लो पर सिंक होता हुआ, अब इसके फ्यूचर्स भी आ चुके हैं करीब करीब 201 रुपये 50 पैसे पे। उसके बाद अशोक लेलैंड, ये भी डे लो पे ट्रेड करता हुआ। और जिन स्टॉक्स में थोड़ा शॉर्टिंग आज का, एक बार जरा प्लीज़ टॉप OI गेनर लेके आइएगा। अगर आप इस वक्त ये देखें कि वो स्टॉक्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैमरिंग हुई है और शॉर्टिंग हुई है, इस क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आज सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है बैंक्स में, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, और साथ ही साथ अगर आप देखिए RBL, एक बार RBL लेके आइएगा। RBL ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 240 रुपये। राहुल जी, RBL पे आपका टेक, ये अब जा रहा है तोड़ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें ये जो पूरा जोन था ना राहुल जी, ये 252, 245, 248 पार ही नहीं हुआ, बार बार जाके वहाँ से यू टर्न लेता है। आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे? जी हाँ, देखिए, आरबीएल बैंक हाई बीटा बैंकिंग स्टॉक्स में से आता है और स्टॉक एक तरह से बहुत ही एक तरह से पेनफुल कंसोलिडेशन कर रहा है। रेंज इसकी नैरो होते जा रही है और इसका जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, अगर आप नीचे में इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो तकरीबन इसमें 238 का ब्रेकडाउन पॉइंट आता है कैश में। आई थिंक ये एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड रहेगा। 238 अगर टूटता है तो पॉसिबिलिटी हमें नीचे में इसका 200 डीएमआ है तकरीबन 225 का, वो एक इमीडिएट टारगेट बन के निकलेगा। और अगला जो सपोर्ट है इसका है 210 पे। तो ये दो लक्ष्य के लिए शॉर्ट ट्रेड बन के निकल सकता है। 238 अगर कैश में ब्रेक होता है तो आरबीएल में एक शॉर्ट ट्रेड जरूर अच्छा निकलेगा। 245 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो हिसाब से इसमें सेटअप है, आई थिंक इसमें इधर साइड एक ब्रेकआउट आ सकता है। ऊपर में जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो आपका 250 पे है और नीचे में 238 पे है। जो हिसाब से मार्केट का मूड और सेटअप है, आई थिंक 238 पहले तोड़ने की संभावना ज्यादा है। आपको आरबीएल पर आती हुई दिख रही है, लेकिन मेरा रुझान लॉन्ग साइड ट्रेड्स पर है, बावजूद कि आप 170 अंक का कट निफ्टी पर देख रहे हैं। जुड़ेंगे असित जी से। असित जी, एक मौका है ग्रासिम को खरीदने का क्या? दिन का हाईएस्ट लेवल आपने देखा ग्रासिम में लगभग 1371 और ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग काउंटर रहा है इस हफ्ते का निफ्टी में। कोई राय आप पोजिशनली देना चाहेंगे ग्रासिम पर? नहीं शैल जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे हम बुल ट्रैप हो सकते हैं। RSI थोड़ा रिट्रेस किया है ऊपर से एंड OI में भी कुछ खास एडिशन नहीं है। आई वुड रादर गो काइंड ऑफ न्यूट्रल ऑन ग्रासिम। I'd go neutral on Grasim, but if you allow me, I have one call on HDFC, which I think, I'm a bit bearish on HDFC. HDFC has just broken his 50 EMA. So, अगर हम hourly chart में देखेंगे तो इसमें 10-20 EMA has broken and also 50 is gone down. So HDFC का मैं अभी I just sent the message that if we can buy at 2550 का put, मुझे नहीं लगता कि HDFC is going to cross 2580 के ऊपर, मतलब ऊपर आता है तो उतना लेवल तक नहीं जाएगा and it is heading towards 2500 and इसका ओपन इंटरेस्ट हम जो देख रहे हैं HDFC में so basically काफी सारे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है 2600 लेवल पे and पुट राइटिंग में there is nothing till 2500. so मुझे लगता है कि अगर मार्केट बेयरिश रहेगा तो HDFC has more room to fall down. So HDFC का 2550 का कॉल पुट which is around 70 rupees, I think that can be taken.
with a stop loss of 55 for a target of 90 odd rupees. जी हाँ, याद रखिएगा HDFC पे एक फैक्टर में डिस्कस करना चाहूँ, हमने इस पर काफ़ी लॉन्ग कॉल के बारे में बात भी की है, 2700 की कॉल पे लॉन्ग भी थे हम, लेकिन स्टॉप लॉस उस वक्त याद रखिएगा जो दिया गया था वो था करीब करीब 2605 का। क्यों, क्या रीज़न था? एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेट करती है HDFC से, वो होती है FIs की बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा। जिस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे FIs के, उस दिन इसने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया था। और ये हैमरिंग भी तब होती है जब FIs की सेलिंग होती है। तो आज भी और इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें सेलिंग का आंकड़ा जब FIs का आएगा, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, कोटक, रिलायंस, ICICI बैंक। तो आज ये अपने बेस को वॉलेट कर रहा है और बेस की तरफ जा रहा है 2500 की तरफ। अब और कुछ स्टॉक्स लेके आइए। टोरेंट फार्मा आपकी स्क्रीन पर डे लो की तरफ ट्रेड करता हुआ, और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जो कि वीक पड़ रहे हैं, आरती इंडस्ट्रीज़ को देखिए, ये भी यू टर्न लेके बैकफुट पे आता हुआ। फार्मा स्पेस में एक बार आप लेके आइए और विंडो फार्मा। मैं एक बात बिल्कुल श्योरली कह सकता हूँ राहुल जी कि फार्मा सबसे पहले टायर्ड होने के इंडिकेशंस दे रहा है और 200 EMA को अप्रोच कर रहा है। कुछ देर पहले हमने ग्लेनमार्क पे बात की थी, लुक एट ऑरबिंदो। क्या अब ये भी 200 EMA की तरफ जा रहा है राहुल जी, 823, 840 की जोन की तरफ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, औरोबिंदो फार्मा में यहाँ पर लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो हिसाब से स्टॉक में एक तरह से जो 850 का एक जो लेवल है, आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल स्टॉक एक तरह से बेयर ग्रिप में आता हुआ दिखता है। इसका जो 200 DMA है आपका तकरीबन 830 के आसपास है। आई थिंक वहाँ तक तो एक बेरिश बायस के साथ शॉर्ट ट्रेड बनता है इसके अंदर, बट मेरे हिसाब से जैसे 830 ब्रेक होगा आपको एक बड़ा शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 780, 775 के लेवल भी पॉसिबल है। तो इसे 850 के नीचे शॉर्ट करें। अगर फ्यूचर्स के हिसाब से लेवल की बात करूं तो 852 का लेवल रहेगा फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस को आपको लगाना है 868 का। इनफैक्ट एक स्टॉक और देखिए फार्मा से ही, कविता, लुक एट टोरेंट फार्मा। ये स्टॉक तो आप समझ लीजिए कि 18 फरवरी को यानी मिड सीरीज में ही वॉलेट कर दिया था पर 200 EMA। एक चीज़ तो है कविता कि ये 200 EMA की जब स्विंग देता है तो उस स्विंग में करीब करीब 1864 बताता हूँ 642 200-250 रुपये नीचे जनरेट कर देता है। अभी तो 200 EMA तोड़ के ही नीचे आया है। इस पे शॉर्ट करने का रिस्क लेंगे आप क्या, या फिर अवॉइड करेंगे आप? इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा है। मुझे लग रहा है जो डाउनसाइड ओपन हुआ है वो 2177 तक ये नीचे जा सकता है, बट शॉर्टिंग जो करें वो मुझे लगता है वंस 2400 के लेवल्स ब्रीच हो तब। फिलहाल 2460 का लेवल दिख रहा है। डबल टॉप फॉर्मेशन भी बना है टोरेंट फार्मा पर, अगर आप देखें ऑन वीकली चार्ट। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें फिलहाल 2465 के लेवल्स पर है ये। वंस 2400 के लेवल्स तक ये फर्स्ट टारगेट के लिए जाएगा। अगर ये ब्रीच होता है तो इसमें डाउनसाइड अच्छी हम देख पाएंगे 2213, 2210 के लेवल्स तक के लिए। तो 2400 मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। वेयरएज अगर हम यहाँ से भी अगर इसे शॉर्ट करते हैं तो एक छोटा स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं, 2535 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड वी कैन गो शॉर्ट ऑन दिस स्टॉक फॉर द लेवल ऑफ 2330 एंड देन 2200 के लेवल्स के लिए इस पर अप्रोच करें। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है टोरेंट फार्मा पर, और बिकवाली की राय आपको कविता जी देती हुई दिख रही हैं। स्वागत करेंगे अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब का। चंदन जी, बताइए किस हिसाब से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हैं? फ्राइडे है, मूड माहौल कोई खास नहीं, वॉल्यूम भी कुछ ऐसी नहीं है कि गिरावट आपको चिंताजनक दिखे, लेकिन पोजिशनली क्या निफ्टी वाकई इतना कमजोर है कि 14500 की आवाज आती हुई दिख रही है आपको चार्ट्स पर? स्पेसिफिक का पहली बार यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस समझ में आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि कुछ काउंटर चल भी रहे हैं, बट बैंकिंग हेवीवेट्स मेनली इंडसइंड बैंक देखें या फिर SBI देखें, इन सब में थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। और बैंक निफ्टी जो 35500 का एक मेजर सपोर्ट था जिसको कल पूरे दिन रेस्पेक्ट किया, 2 दिन पहले भी इस लेवल को रेस्पेक्ट किया, उसको अभी रेजिस्टेंस बना रहा है। तो 35500 एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। उसकी वजह से 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में डिक्लाइन आ सकता है और 200-250 पॉइंट निफ्टी में डिक्लाइन आ सकते हैं। तो जब तक हम 15100 के ऊपर नहीं होल्ड करें, डाउन साइड थोड़े से ओपन हो रहे हैं, 14700, 14700 तक के लेवल डाउन साइड में बन सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और कंपैरेटिवली बैंकिंग का स्ट्रक्चर वीक है। बैंकिंग में हमारा मानना है SBI, इंडसइंड बैंक वीक दिखेंगे, और उसके अलावा दूसरे काउंटर जैसे कि मन्नापुरा, मुथूट फाइनेंस, यहाँ सब में भी बिकवाली बननी चाहिए।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है कम से कम 2 काउंटर्स पर गोल्ड रिलेटेड, और गोल्ड में आप 9 महीने का लोएस्ट लेवल देख रहे हैं। चंदन जी चिंता जता रहे हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस, जहां पर हम लोगों ने एक शॉर्ट कॉल असित बरन पाती साहब की तरफ से आती हुई दिखी, उस पर आपको कमजोरी होती हुई दिख सकती है। हमारे सामने गोल्ड अपडेट आपको आता हुआ दिखेगा। 1700 के नीचे फिसलता हुआ ग्लोबल मार्केट्स में, डॉलर्स में, आउंस में गोल्ड, और फिलहाल MCX पे भी आपको 4500 के नीचे, माफ कीजिए 45,000 के नीचे का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। ये वाकई चिंता का विषय है। और यहाँ पर अगर आप भारतीय हाउसवाइफ्स को देखें तो वो आपको तांता लगाती हुई दिखेंगी गोल्ड शोरूम्स में, लेकिन वैसे प्राइस आपको स्लिप करता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये तो बात हुई गोल्ड की। एक दो स्टॉक्स पर और नजर रखते हैं और जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, प्रिसिशन वायर्स करके एक कंपनी है, आज यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट बहुत अच्छी तरीके से आता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम, और प्राइस है 195 रुपए। कोई राय अगर आप प्रिसिशन वायर्स पर रखते हो? ये काउंटर बहुत कम चर्चा में आता है, लेकिन वॉल्यूम ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त है। 195 पे कोई राय आप रखते हो तो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये स्टॉक में आज काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। इस कैश काउंटर है और स्टॉक ने एक तरह से अपने 20 दिन के एक क्लस्टर को निकाला है ऊपर की तरफ। इसमें सुबह से ऑलमोस्ट 5 लाख की वॉल्यूम हो चुकी है। जनरली आमतौर पर तकरीबन 50,000 1 लाख शेयर्स की वॉल्यूम होती है, तो बड़ी वॉल्यूम के साथ में स्टॉक एक तरह से ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर टेक्निकल जो इंडिकेटर्स है वो दर्शा रहे हैं कि स्टॉक अपने अगले रेजिस्टेंस के लिए तैयार है, जो कि तकरीबन आपका 210-215 की रेंज में आता है। तो ये स्टॉक आई थिंक अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो इसे राइड कीजिए। फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं रहेगी, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है और रिस्क रिवॉर्ड एक तरह से 50-50 है। अगर डिप में आपको मिले तकरीबन 190 के आसपास अगर वापस आता है तो बाय करके चल सकते हैं। 185 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 210-211 का टारगेट रहेगा। ये एक वायर बनाते हैं जो आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा डायनेमोज में, और साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। बड़े दिनों बाद मैंने इनकी वेबसाइट देखी। जो कॉपर का वायर डलता है मोटर्स में आपको लगता हुआ दिखेगा, कंडक्टिंग वायर ये आपको बनाते हुए दिखते हैं। वॉल्यूम आज 5-सवा लाख शेयर था। देखिए नीचे को आपको जो वॉल्यूम का बार दिखेगा वो अक्टूबर का सबसे हाईएस्ट लेवल है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से एक गिरते हुए बाजार में आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए, ये बात हुई प्रिसिशन वायर्स की। यतिन जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ चुके हैं और चर्चा होगी डीलिंग रूम चेक की। तो यतिन जी, लाल निशान बाजार में, वीकली एक्सपायरी का पहला दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, और निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ है लगभग 175 अंक नीचे। बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर नजर है डीलिंग रूम मंडली की? तो देखिए शैल जी, गैस स्टॉक्स आज ट्रेंड बक कर रहे हैं। चुनिंदा शेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप गैस स्टॉक्स की बात करें तो डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि गैस स्टॉक्स में खरीदारी करके चलें, खास करके MGL में, जहां काफ़ी अच्छा बिल्डअप हमको देखने को मिला है वायदा बाजार में। इनफैक्ट अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो उनको लगता है कि 30 से 40 रुपए का यहाँ पोजिशनल अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है, और अगर आप यहाँ BTHT ट्रेड भी लेते हैं तो 25 से 30 रुपए की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश बाइंग फ्लोज भी है, और आज जिन्होंने शॉर्ट किया है उनकी कवरिंग भी आप देख सकते हैं सोमवार के सत्र के लिए। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट साइड पे बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो नई NBFCs के लिए इंडेक्स बना है, वहां आज शॉर्ट पोजीशंस हमको देखने को मिले हैं, और वहां जो सबसे बड़ा वेट है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का। और डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि क्योंकि NBFCs काफी वीक हैं और बैंकिंग शेयरों में सेलिंग है, तो PEL पे एक पोजिशनल सेल कॉल वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, जहां उनको लगता है कि 30 से 40 रुपए का डाउनसाइड आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। रिसेंटली 2000 रुपए के ऊपर का इन्होंने हाई टेस्ट किया, और वहां से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक सेल कॉल पिरामल पे और एक बाय कॉल MGL पे। बाय कॉल है MGL पे और सेल कॉल है पिरामल एंटरप्राइजेस पे, याद रखिएगा। चलते हैं मिड कैप स्पेस में। यतिन, मिड कैप में कोई खास ऐसा स्टॉक जो कि डीलर्स के फेवरेट हो इस वक्त, जिनको चेस करें डीलर्स? तो देखिए, एक स्टॉक जो ब्रोकरेज कवरेज पे है वो है प्रिज्म जॉनसन। काफी सारे ब्रोकरेजेस को ट्रैक करते हैं। आज मिड कैप सीमेंट काउंटर्स चहक रहे हैं, और प्रिज्म जॉनसन एक ऐसा शेयर है जहां वैल्यूएशन के लिहाज से काफी अच्छा शेयर ये प्राइसिंग पे अवेलेबल है। एक बात, दूसरी बात कि साउथ इंडियन मार्केट्स में हमने देखा है 5 से 10 रुपए प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट में प्राइस हाइक हुई है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए
कि डिमांड रिवाइव हो रही है, प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। ये साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी पे ध्यान रखने की चेष्टा आज डीलिंग रूम्स कर रहे हैं। उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ 10 से 15% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल बेसिस पे मार्च का महीना यूजुअली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि ऑनसेट ऑफ समर जैसी होती है वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत जबरदस्त पिकअप होती है साउथ मार्केट्स में। और इसी के लिए और इसी को खेलने के लिए जो है प्रिज्म जॉनसन जैसे शेयर आज डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर तो 2-3 बातें बहुत बढ़िया और पॉजिटिव इसलिए भी हैं यतिन जी, पूरा का पूरा सेक्टर आपको चहकता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। हम लोग ट्रैक कर रहे थे लगभग 140 न्यू हाइज बाजार में, जिनमें से 13 आपको सीमेंट स्पेस में जुड़ते हुए दिखेंगे। जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, कोई राय आप प्रिज्म जॉनसन पर देना चाहेंगे पोजिशनली? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर सीमेंट स्टॉक्स की बात करें तो सारे के सारे जो सीमेंट स्टॉक्स है, हैवी वेट से लेकर छोटे मजले, सभी प्लेयर्स, सभी स्टॉक के सेटअप्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रिज्म सीमेंट में भी आज के सेशन में इनफैक्ट अच्छी बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक ने एक तरह से राउंडिंग बॉटम बनाकर यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी दी है और ऊपर में वीकली बेसिस पे स्टॉक अपने 3 हफ्तों के एक तरह से हाइस के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो ये सारे संकेत काफी बुलिश यहाँ पर इशारा कर रहे हैं प्रिज्म सीमेंट में। हो सकता है अगले हफ्ते में हमें 132 तक का लेवल इसमें देखने को मिले, तो इसमें आई थिंक तेजी का ध्यान रखना है। 110 का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में आई थिंक ये स्टॉक जो हिसाब से आज क्लोजिंग दे रहा है, आज का डिलीवरी क्वांटिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। तो तेजी का ध्यान है। 132 का पहला लक्ष्य होगा, 132 आने के बाद 140। चलिए, ये राय आपको प्रिज्म जॉनसन पर आती हुई दिख रही है और कल के सत्र में यहाँ पर इनकी रेटिंग भी बढ़ाई गई थी, A- से A+ की गई थी, तो इस काउंटर पर आप ध्यान दे सकते हैं। नीचे आपके ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हुई दिखेगी टिकर पर और इसके जनक लक्ष्मण जी हमारे साथ फोनर पर जुड़ रहे हैं। बहुत सारे चुनाव हैं स्टेट्स में। सन 2021 में कम से कम 5 स्टेट्स आपको जाते हुए दिखेंगे अपने चुनावों में। उसमें वेस्ट बंगाल, असम कुछ अग्रणी हैं, उसके साथ साथ आपको पौंडीचेरी में भी चुनाव होता हुआ दिखेगा। और उससे पहले आपको फ्यूल प्राइसेस जो 100 रुपये प्रति लीटर पर दिख रहे हैं, कम से कम पेट्रोल पर कुछ राहत आती हुई दिख सकती है। उनके पीछे क्या कारण है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या खबर आज के दिन के लिए? देखिए, मुझे जो सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आपको बड़ी राहत मिल सकती है। शर्त सिर्फ ये होनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐसे ही अगर बढ़ती रहें, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आती है। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, कब किस हालात में कितनी ड्यूटी हमें घटानी है, किस तरीके से घटानी है। सिर्फ सही समय का इंतजार किया जा रहा है, ऐसा मुझे सूत्र बता रहे हैं। और सरकार का ये मानना है कि कम से कम 1 या 2 रुपए की कटौती नहीं करनी चाहिए। हमें राहत देनी होगी तो बड़ी राहत देनी होगी जनता को। ये राहत कम से कम 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक मिले, तभी जाके इसका फायदा होगा। लेकिन 4 से 5 रुपए तक कटौती सिर्फ केंद्र सरकार करेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो क्यों ना केंद्र राज्य की तरफ से भी किया जाए, केंद्र की तरफ से भी किया जाए और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी कुछ भार वहन करें। ऐसा फॉर्मूला बना के हम लोग ये 5 रुपए तक की राहत देने पर विचार कर रहे हैं और इसका ऐलान राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि राज्य तो केंद्र के हिस्से में आता नहीं है, तो आपको शायद याद होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐसे ही बढ़ रही थी, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। इसी तरह से एकमुश्त पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने का ऐलान किया गया था, जिसमें राज्य के हिस्से भी शामिल किए गए थे, OMC का हिस्सा भी शामिल किया गया था। चलिए लक्ष्मण जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर कम से कम कंज्यूमर्स के लिए है। यकीन जानिए, पेट्रोल पंप्स पर और कई अन्य जगह जहां पर मैं चेक्स करता हूं, लोगों से पूछता हूं कि भाई आप कितनी टंकी में तेल भरवा रहे हैं, तो वहां पर मोटरसाइकिल वाले ये ज़रूर कहते हैं कि भाई ये आपको चुभता हुआ दिखता है। 100 रुपये प्रति लीटर आपको तेल फिलहाल दिक्कत में है। इस पर अगर कट्स आएंगे 5-1 रुपये के, तो ये बहुत ही अच्छी राहत वाली खबर होती हुई दिखेगी और ऑटो स्टॉक्स में आपको काफ़ी राहत आती हुई दिखेगी स्टॉक्स पर। फिलहाल HPCL और BPCL तो आपके सामने स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। एक राय ले लेते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब, BPCL और HPCL पर अगर आप कोई राय देना चाहें, यहाँ पर वैसे तो लाल निशान दिख रहा है, लेकिन शायद ये स्टॉक्स रिकवर करते हुए आपको दिखें। 460 प्राइस आपके सामने BPCL। देखिए,
वैसे दोनों स्टॉक इनफैक्ट बुलिश ब्रेकआउट के काफी नजदीक है। इनफैक्ट एचपीसीएल काफी सालों के बाद मुझे लगता है 2018-2017 के बाद एक बड़े फॉलिंग ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक तो उसके नीचे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उसमें ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आप बीपीसीएल पे फोकस करें, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी इनटू ब्रेकआउट, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार कम से कम 500 के लेवल्स बीपीसीएल छू सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो अभी इवेंट चल रहा है या तो जो भी परफॉर्मेंस है वो पूरा पीएसयू सेक्टर्स में ही हमने देखने को मिला है। तो करंट लेवल से बीपीसीएल को बाय किया जा सकता है। ये तो थोड़ा अगर और करेक्शन अगर आता है तो बाय करें 450 के करीब, और मुझे लगता है 500 के करीब ये जाएगा, और 440 का एक अहम लेवल आ रहा है, उसे हम एज ए स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी इस बीच आप देखिए कुछ स्टॉक्स राहुल जी, इनफैक्ट चंदन जी मैं आपके पास आऊँगा, बहुत एग्रेसिवली जो बुल्स के ग्रिप में थे और उन पे थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बन रहा है, तो मैं यहाँ पे थॉट आपके लेना चाहूँगा, अगर आप पुट ऑप्शंस या फिर शॉर्ट कॉल रिकमेंड कर पाएँ। लेट्स टेक हेवल्स ने आज बहुत दिनों बाद अपना 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है चंदन के, ये बुल्स का सबसे फेवरेट स्टॉक रहा है इस दौर में, स्पेशली आप इसको 28 जुलाई के बाद देखिए। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? लॉन्ग अगर आप हैं तो कोई पुट से सिक्योर करना चाहेंगे या कोई नेकेड पुट लेना चाहेंगे आप? बाजार में जिस हिसाब से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन रहा है, हेवेल्स काउंटर और इवन जो काउंटर स्ट्रॉन्ग है उनमें भी सेलिंग आ रहा है। जैसे कि आपने अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए या फिर मेटल के काउंटर देख लीजिए, तो हेवेल्स उन्हीं श्रेणी में आता है जिनका मेजर स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, बट वीकली चार्ट पे मल्टीपल एक लॉन्ग लोअर शेडोज बन रहे हैं जो साफ संकेत दे रहे हैं कि 3 वीक से ऊपर में सप्लाई आ रही है। तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है पहले तो उनको सलाह रहेगी कि अपनी पोजीशन को एक बार रिड्यूस करें, नीचे में 1050 1080 के लेवल आए तो वापस एंट्री करें। जिनको ट्रेडिंग के लिहाज से ढूंढना है वो यहाँ पे एक नेगेटिव बेट की तरफ जा सकते हैं, और या फिर 1100 की पुट लेके हेज कर सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1100 की पुट अभी 37 रुपीज के आसपास चल रही है। यहाँ पे आप 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और यदि सेलिंग आता है तो यह पुट कम से कम 54-55 रुपए तक जा सकती है। चलिए इस बीच ये था थॉट आपका हेवल्स पे। अब बात करते हैं भसीन साहब से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पे गुरुग्राम से। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। एक तो चीज़ है सर के डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा पेन है, वीकेंड फैक्टर है। मैं एक शुरू में स्टॉक स्पेसिफिक होने से पहले आपकी राय लेना चाहूँगा। हमने बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया था, एक और चीज़ जो कि फैक्टर शायद बाजार के हक में नहीं है, वो डॉलर इंडेक्स सर एग्जैक्टली अब 92 पे स्ट्राइक कर रहा है पोस्ट नवंबर 2020। आपकी हल्की सी अगर आप देखें इस पे अप्रोच और अपना टेक दीजिएगा इस डेवलपमेंट पे। हाँ, तो देखिए वीरेंद्र जी, ये तो होना था कि आपके यहाँ करेक्शन नहीं आया था। आज मिड कैप्स में देखिए बहुत जोर से सेल ऑफ आया है, एंड दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। हो सकता है आज डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से कोई एफआई ETF फ्लोज कैन बी आउटफ्लो, दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द गेम आफ्टर सच अ बिग रैली। द डॉलर वाज ओवरसोल्ड, देयर कैन बी अ रैली, क्रूड हैज रैलीड, बॉन्ड यील्ड, बट स्लोली बट श्योरली ग्रोथ इज कमिंग बैक। और देखिए आज अगर रुपी वीक होता है तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो सेलिंग ऑफ। तो इट्स नॉट दैट देयर इज across the board some sort of profit booking which has emerged and which is healthy for the market. मैंने आपको कहा आज 5 तारीख है, अगले हफ्ते तक प्रॉफिट बुकिंग है, 15 तारीख के बाद बाजार में वापस मोमेंटम आना चाहिए, और इस दौरान इट विल बी मोर अबाउट स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक। तो लाइक वी सेड टुडे देयर इज, आपने जिक्र किया डॉलर की स्ट्रेंथ का, तो इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इज बीन द सेलर इन द लास्ट 1 hour or so, and that is telling you that across the board people have opted to book profit and which is healthy for the market. तो जैसे आपको दिखा है आज the broader sell off is on mid caps, and I think that is part and parcel of the rally which we have seen, because mid caps में बहुत ज़्यादा strength थी. But again I reiterate, this is the time to buy select PSUs mid caps, because the next week onwards they will start to outperform. अब आपके लिए 2 बाइज हैं, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और हो सकता है थोड़े वॉलेटाइल रहे, बट यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, बिकॉज यू विल श्योरली मेक मनी इन दी स्टॉक्स। ओके सर, दैट्स फाइन। बताइए सर, आपके 2 ट्रेड्स आज के लॉन्ग साइड पे। तो पहला होएगा सर, यील्ड बढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। मुझे ICICI प्रू बहुत बढ़िया लगता है, 81-82 में 474 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 515। और दूसरा जो ग्लोबल प्ले है, आज आप देखिए PLI विल बी वेरी वेरी वेल वेलकम्ड इन इंडिया, और ऑटो के लिए सबसे ज्यादा है, और सबसे बड़ा ग्लोबल पे भारत फोर्ज है, नॉट ओनली इन नॉर्थ अमेरिका बट अक्रॉस द, और इंडिया में उसका बेस जैसे जैसे बढ़ेगा ऑन डिफेंस, जहाँ पे बजट विल बी इंक्रीज, आई थिंक ही विल बी अ बिग आउट परफॉर्मर।
615-16 में आप लीजिए, 606 का स्टॉप लॉस है, 655 से 665 तक का टारगेट। चलिए, तो यहाँ पर आपको बाय कॉल आती हुई दिख रही है भारत फोर्ज पर। हमारे देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी और फोर्जिंग बिजनेस में बहुत जाना माना नाम। आपको यहाँ पर डिप में खरीदारी की सलाह दी गई है और भसीन साहब इस कार्य में माहिर हैं कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक वो आपको कम दाम में दिलाते हैं और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशन है। चलिए वापस ज़रा निफ्टी पर नज़र डालते हैं। आपके सामने 14,900 पे अब ये कायम आता हुआ दिखेगा। 178 अंक फिलहाल नीचे, 688 अंक का लाल निशान आपको आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी पर 35,120। चलिए अब जुड़ते हैं फिलहाल राहुल जोशी साहब से, माफ़ कीजिए राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आपके सामने काफ़ी सारे काउंटर्स जो लाल निशान में फ़िलहाल ट्रेड करते हैं, उनमें एक आया है एसीसी और श्री सीमेंट। यहाँ पर हमने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देखा है, रिकॉर्ड हाइस कम से कम एसीसी पर। क्या ये मौका है कि यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन डाली जाए या आप इससे परे रहेंगे? नहीं, देखिए सीमेंट में ओवरऑल जो सेटअप है वो स्ट्रांग है। हालांकि आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो बेरिश मूव नहीं है मेरे हिसाब से, खाली कूलिंग ऑफ है। और कूलिंग ऑफ वाले मूव में शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है कि ट्रैप हो सके। देखिए बीटीएसटी के लिए मेरे हिसाब से आज डीमार्ट में देखना चाहिए। डीमार्ट में आज अच्छी बाइंग देखने को मिली है स्टॉक में। काफी टाइम बाद इस स्टॉक ने अपने मल्टीपल रेजिस्टेंसेस निकाले हैं। आज तकरीबन 2 महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम्स हुए डीमार्ट के अंदर। तो आई थिंक डीमार्ट बाय करिए। 3220 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मेरे हिसाब से 3350 तक के लेवल आपको मंडे को देखने को मिल सकते हैं। तो बीटीएसटी ट्रेड रहेगा डीमार्ट कैश में। चलिए, यहाँ पर आप 100 रुपये का मूवमेंट देख रहे हैं और अगर आप निफ्टी का 100 इंडेक्स देखें तो वहाँ पर टॉप गेनर आज आपको डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स आता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार मोमेंटम और प्राइस एक्शन आपको इधर फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है। रिकॉर्ड हाइस पर ये स्टॉक और मोमेंटम चेस करने की राय आपको राहुल शर्मा साहब देते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आज वॉल्यूम अगर आप डीमार्ट में देखें तो आपको हाईएस्ट लेवल दिखेगा 11 जनवरी से। तो यूँ समझिए कि 2 महीने का वॉल्यूम हाईएस्ट और स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर आपके सामने राहुल शर्मा साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीकांत चौहान जी से जुड़ेंगे। श्रीकांत जी, कोई बीटीएसटी कैंडिडेट आपके लिए आज के सत्र में? बिल्कुल। तो देखिए शैल जी, अगर मार्केट के ट्रेंड को देखें तो बिल्कुल यहाँ पे एक मंदी बनी है, क्योंकि डीप इन द मनी के जो कॉल है वहाँ पे काफ़ी राइटिंग बढ़ते जा रहा है। डीप इन द मनी के जो पुट है वहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि और एक फॉल हमें देखने मिलेगा, लेकिन शायद ऐसे ही वो ग्रेजुअल फॉल हो सकता है। तो हमें लगता है कि एक लॉन्ग एक शॉर्ट करके चल सकते हैं। मार्केट वैसे काफ़ी ब्रॉडर मार्केट वैसे काफ़ी स्ट्रांग है। तो करंट लेवल से हमें स्टेट बैंक शॉर्ट करने जैसा लगता है, क्योंकि स्टेट बैंक ने एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है 385 387 को। तकरीबन 15 दिन तक ये स्टॉक इसी लेवल के ऊपर था, लेकिन अभी इसके कंफर्टेबली नीचे ट्रेड कर रहा है। तो शैल जी, करंट लेवल से स्टेट बैंक को शॉर्ट करें, 387 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 365 367 के। साथ ही साथ मुझे लगता है अगर कुछ लॉन्ग करना है तो करंट लेवल से मारुति को लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और अभी कुछ ही देर पहले आई थिंक वीरेंद्र ने भी ये सवाल उठाया था कि मारुति कैसे लग रहा है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। 7450 के लेवल्स छू सकता है। 7150 का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। ओके, मारुति पे अगर आप देखें थॉट लॉन्ग है और साथ ही साथ एसबीआई पे शॉर्ट व्यू है। बैंक्स में प्रेशर है, तो श्रीकांत कहते हैं कि शॉर्ट करिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। राहुल, आपकी अप्रोच क्या होगी और वो ट्रेड जो कि आप कैरी करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट आपकी चॉइस है? जी बिल्कुल। देखिए डीमार्ट को लेके जाना चाहूंगा। डीमार्ट आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हो रहा है। 3220 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। थोड़ी देर पहले भी हम 3270 के आसपास डिस्कस कर रहे थे इसे। आई थिंक आपको 3350 का लेवल काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है मंडे के ही सेशन में दिखा दे। तो बीटीएसटी ट्रेड कैश में रहेगा। डीमार्ट बाय करना है 3220 के स्टॉप लॉस से। वीरू जी बिल्कुल फ्राइडे के मूड में है और यूं समझिए कि 2 बार बाय का निशान आपको एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर लगता हुआ दिख चुका है। और आशीष जी भी पधार चुके हैं स्टूडियोज में, पूरा साथ देंगे इस क्लोजिंग में। फिलहाल 23 मिनट बचे हैं और वीरेंद्र जी का मूड माहौल आप समझ ही सकते हैं। फ्राइडे का उनकी शायरी में मेंशन था फ्राइडे का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात थी। मैं भी थी। वीरेंद्र जी क्या शायरी थी? एक बार डायरेक्टर साहब लेके आइए वो शायरी। नहीं, शायरी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं आप
मैं असल में शैल जी हुआ क्या है ना कि अब मैं वो सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, एनएससी की साइट इतनी मुश्किल हो गई है ना कि ऑप्शन डेटा को रीड करना और कॉन्ट्रैक्ट को फिर ओआई में कन्वर्ट करना, मैं उसमें उलझा हुआ था, दिक्कत ये। तो मैं इसीलिए परेशान हो गया। हालांकि जो एवेन्यू सुपरमार्ट आपने मेंशन किया था, वीरेन जी यूं समझिए कि मैं आपकी उम्र से गुजरा हूं और आप मेरी उम्र में अभी बहुत समय लगेगा पहुंचने में, लेकिन समझ में वो गया जो आपने कहा नहीं। चलिए कविता जी से जुड़ते हैं और उनका बीटीएसटी ट्रेड पूछते हैं। ओके शैल जी, शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँ आपकी डिस्कशन में, बट बीटीएसटी को अगर देखें तो एक काउंटर आप देखें हीरो मोटोकॉर्प, आज मार्केट में गिरावट थी बट स्टिल हीरो मोटोकॉर्प में हम एक स्ट्रेंथ फिर भी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है 3430 के लेवल्स पर अभी है, थोड़ा सा अग्रेसिव होगा बट स्टिल बाय साइड आप हीरो मोटोकॉर्प को लेकर जा सकते हैं। फिलहाल 3433 के लेवल पर है, सिंस वोलेटिलिटी है थोड़ा सा डीपर हम एसएल मेंटेन करेंगे। 3395 एज सच एसएल आता है बट 3356 तक मेंटेन करने की कोशिश करें। इसको स्टॉक को बाय किया जा सकता है जहां मुझे लग रहा है 3520 3580 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प पर। चलिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही पोजिशनल कॉल दी जा रही है हीरो मोटर्स पर, और अगर वीकेंड पर आपको तेल के दाम कम होते हुए दिखते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया लक्ष्मण जी ने, तो आप यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मंडे को देखेंगे। आपकी कुछ राय आशीष जी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक्चुअली पिंच करने लगा था इन्हीं लोग को, 100 रुपए में 100 रुपए का डराते थे हम जी, और वो पहले कम से कम 1.5 लीटर आता था, अब सिर्फ 1 लीटर आता है। और अगर वो 1 लीटर भी नहीं आया तो कितना मूड बिगड़ेगा आप समझिए। और आप देखिए व्हाट्सएप पे किस किस तरीके के मीम्स चलते हैं कि जो यूनाइटेड स्पिरिट्स की सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है उसका प्राइस और पेट्रोल का दाम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो लोगों ने हमेशा कहा कि भाई उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कीजिए, बशर्ते कि आप मोटरसाइकिल पर घूमें। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया कॉल है। पोजिशनली आप देखिए यहाँ पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है मंडे को, अगर वीकेंड पर तेल के दाम कम होते हैं। और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान साहब ने एक बहुत बढ़िया मारुति पर लॉन्ग कॉल दी है। तो ये दोनों ऑटो स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने हैं। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश गाबा साहब। प्रकाश जी, कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल आपकी तरफ से? एसटीबीटी है। आज सुबह मैंने कॉल दिया था महानगर गैस लिमिटेड, वो अच्छा मूव हुआ। दोपहर को दिया था डीमार्ट और गेल, वो भी अच्छा हुआ। और अब थोड़ी देर पहले मैंने दिया था एचयूएल, वो अब भी बाय मोड पर ही है। अब दे रहा हूं शॉर्ट कॉल, वो है अशोक लेलैंड। उसका रीजन क्या है? इसका ये है कि काफी हद तक अच्छा अप मूव मिला और अशोक लेलैंड का टारगेट था 139 और वो अचीव हो चुका लाइक अ डॉट। उसके बाद हम लगातार एक स्लगिशनेस देख रहे हैं अशोक लेलैंड में, और आज लगता है कि ये अपमूव हुआ है और शायद वहां पर थकान सी है। पॉसिबल है कि आते दिनों में अशोक लेलैंड में एक डाउन मूव देखें। हो सकता है वो 120 तक ले आए, फिर 115 भी पॉसिबल है। इसलिए एक स्टॉप लगाना चाहिए सिर्फ 131 का बस, और शॉर्ट कर देना चाहिए अशोक लेलैंड। पॉसिबल है कि 120 तक देखने को मिलेगा, शायद 115 भी पॉसिबल है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पे प्रकाश सर की सेल कॉल है। बड़े देर बाद, यकीन मानिए 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की थी आशीष, और 2 फ्रंट लाइन स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में हरे हरे निशान दिखाई दे रहे हैं। और वो है वेदांता डे हाई पर, यस, इस दौर के नए हाई पर, यानी 52 वीक हाई। और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक मार्च फ्यूचर्स लेके आई है अपने पिछले 3 दिनों के हाईस को क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, चलिए कुछ आया तो आखिरी में, एटलीस्ट लॉन्ग साइड पे आपको प्रेफर करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए या फिर कोई कॉल ऑप्शन लेने के लिए, आपका बीटीएससी ट्रेड और या फिर एसटीबीटी ट्रेड, और इन दोनों स्टॉक्स पे आपके थॉट्स? वेरिन एक शॉर्ट कवरिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में 1500 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 1500 पे कॉल राइटर खड़े हैं, वो ऑब्वियसली स्क्वीज हो जाएंगे। और बढ़िया इसमें जो बात मुझे अच्छी लग रही है वीरेन, तो यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट था वो था 10 DMA 20 एंड 50 DMA, और ये था करीबन 1475 के आसपास जो आज इसने टेस्ट किया और वहीं से रिकवरी है। तो मुझे लगता है एज ए बीटीएसटी 1540 1550 इसका टारगेट होना चाहिए। 1500 पे ट्रेड हो रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 1480 का। कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को आप कैरी करेंगे कल के लिए। इस बीच चंदन, आपका ट्रेड क्या होगा? और अगर कोटक पर कोई हल्का सा समराइज आप भी कर पाए, कोई कॉल ऑप्शन? आई मीन ये स्ट्रेंथ कोई मामूली स्ट्रेंथ नहीं है आपकी ट्रेडिंग,
और साथ ही साथ आपका ट्रेड चंदन। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो आपने कोटक की बात की, देखिए बाजार की डिप के बावजूद और बैंकिंग के नर्वसनेस के बावजूद कोटक ने नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया है और 2-3 दिन से यहाँ पे स्टेबिलिटी है, 50 डेमा को सरपास कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। मैं यहाँ पे कोटक की 2000 की कॉल देख रहा हूँ जो लगभग 34 रुपए के आसपास है, इस कॉल को ले, स्टॉप लॉस लगभग आपका 23 रुपए के आसपास रहेगा और ऊपर में जो लेवल बन रहा है वो 53 का रहेगा, तो कोटक में यहाँ पे स्ट्रेंथ है, बाइंग बनेगी। उसके अलावा मेरा जो फोकस रहेगा वो अल्ट्राटेक सीमेंट पे रहेगा। देखिए इस मार्केट में सेलेक्टिव काउंटर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ काउंटर जो अटक रहे हैं वहां पे बड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि BTST में ले जाए तो कंपेरेटिवली यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। 6800 के आसपास चल रहा है, 6680 के स्टॉप लॉस से 7080 के टारगेट के लिए कोटक में खरीदारी, अल्ट्राटेक में खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए साथ ही साथ ज़रा असित की कॉल भी ले लेते हैं क्योंकि वो कोटक पे ही है। ये इन द मनी कॉल आपको वो एडवाइस कर रहे हैं खरीदने की। डायरेक्टर साहब दिखाइए 1900 रुपये की कोटक महिंद्रा बैंक की कॉल जो कि आपको 70 रुपये के आसपास फिलहाल दिखेगी स्क्रीन पर। 1923 कैश में प्राइस है और लगातार 4 दिन आप एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। 1900 की कॉल डायरेक्टर साहब कोटक महिंद्रा बैंक की जो आपको 70-76 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है, इस पर एक मोहर आती हुई दिख रही है। तो 2000 की कॉल और 1900 की कॉल कोटक की आपकी तरफ आती हुई, इतने अच्छे तेजी में ये काउंटर लगातार 5 दिन यहाँ पर आपको हरा निशान दिख रहा है। वीरेंद्र जी। जी हाँ, वाकई शैली। और इस बीच जो ICICI GI था अगर आप देखें वो डे हाई पर, और यकीन मानिएगा ये इसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ, और ये लगभग 9 फरवरी से लेकर अब तक की जो पूरी की पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चलती उसको काटता हुआ। तो कोटक महिंद्रा बैंक इस 1900 की कॉल, असित की ये कॉल, चंदन के व्यू को और ICICI अगर आप देखें GI को अपने जहन में रखिएगा। मीनवाइल जो मैंने हेवल्स पे एक सेल कॉल ली थी वो क्या कारगर रही, और बीते अगर आप 7 मिनट का इसका स्विंग देखें, जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। और मैंने इस पर बड़ा घबराते कॉल ली थी और क्या गजब का स्विंग दिया इसने, और डे लो पर ट्रेड करता हुआ हेवल्स अब करीब 1115 पे। अच्छा, अब एक दो चीज़ और अगर आप देखें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिनमें एक्सट्रीम पेन है, और वो जो स्टॉक्स डे लो की तरफ अभी भी ट्रेड कर रहे हैं भले ही इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी क्यों ना हो। PSU बास्केट में एक बार आप देखिए REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 140, इसमें कल क्या हुआ था, कल हायर शेडो काफ़ी वाइल्ड थी, बहुत वाइल्ड हायर शेडो थी, यानी प्राइस ऊपर टिक नहीं पाया था। उसके बाद आज ये 50 डेमा को तोड़ता हुआ। एक बार अगर हल्का सा आप श्रीकांत से एक्सप्लेन कर पाए, REC आज डे लो पर क्लोज हुआ है, आज 145 की रेंज में काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, 150 की स्ट्राइक पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, वो विजिबल भी है। आप कैसे अप्रोच करेंगे? पावर ग्रिड भी डे लो पे क्लोज होता हुआ, इन दोनों स्टॉक्स को। बिल्कुल, इनफैक्ट वीरेंद्र जो आपने बताया वो एकदम सही है कि उसमें एक अच्छा खासा एक इन्वर्टेड हैमर बना है, और अगर इन्वर्टेड हैमर विथ वेरी ह्यूज वॉल्यूम्स अगर बनता है तो हमने हमेशा उसमें एक अच्छी बिक वाली देखी है। इनफैक्ट अगर आप आज के दिन में इन्फोसिस के चार्ट को देखते हो तो वहाँ पे भी अच्छा खासा एक हैमर बना था और उसके बाद हमने एक अच्छा सेल ऑफ देखा है। तो हमें लगता है कि ये 135, 137 के लेवल्स दिखा सकता है कम से कम REC, और PFC में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि वीकनेस है। अगर तेज़ी अगर कहाँ पे है तो वो है ONGC में, क्योंकि यहाँ पे जो क्रूड के प्राइजेस में जो तेज़ी बनी है और जो इसके ओवरऑल ट्रेंड को अगर आप वीकली मंथली पे देखते हो तो ये इंडिकेट करता है कि ONGC आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन PFC REC में यहाँ से और भी बिकवाली दिखने मिल सकती है। ओके, PFC REC में आप देखें बिकवाली देखने मिल सकती है, और ONGC जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। एक बार डॉलर इंडेक्स स्क्रीन पे और लेके आइएगा। सुबह हम बात भी कर रहे थे आशीष के डॉलर इंडेक्स अब क्रिटिकल लेवल पे है, ऑलमोस्ट 92 पर। तो कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही साथ वेदांता अगर आप देखें आखिरी में थोड़ा बहुत फुल बैक जनरेट नहीं करते तो ये शायद जो क्लोजिंग होती है वो और ख़राब होती है। इंडिसेस को लेके आइए एक बार। निफ्टी करीब 14,946 यानी 980 के जोन के नीचे, यानी 15,000 के जोन के नीचे, और किसी तरीके से बैंक निफ्टी अपने 35,000 के ऑप्शन बेस को निकाल के बचा के ले जाता हुआ। लेकिन आशीष 92 पे डॉलर इंडेक्स क्रिटिकल लेवल, और उसको रीगेन करता हुआ एक बार फिर से काफ़ी महीनों बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद इसको रीगेन करता हुआ। इट्स अ रिस्क आशीष। और वीरू ध्यान रखें, आमतौर पे इन टैंडम मूव करता है जब बॉन्ड डील्स में उछाल आता है। तो बॉन्ड डील्स में हमने ओवरनाइट 5 से 6% की मजबूती आती हुई देखी थी, ये उसी का इंपैक्ट है।
और एक और बात ध्यान रखिए, आप तमाम हाइलाइट्स कर रहे हैं कैसे डॉलर इंडेक्स में उछाल आ रहा है, हमें लिए एक और इश्यू है। आज शाम को यूएस में नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आना है, उस पर फिर बॉन्ड यील्ड्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग लाइट रहना चाहते हैं वीरू मंडे के सेशन के लिए, वो ओवर द वीकेंड रिस्क कैरी करना नहीं चाहते। फेड के जेरोमी पॉवेल साहब के जो स्टेटमेंट्स आए थे कल आखिरी थे, इसके बाद मिड मार्च तक फेड साइलेंट पीरियड में जा रहा है, ब्लैकआउट पीरियड उसे कहते हैं। तो फेड की तरफ से इन सब जो बॉन्ड ये जो आज डेटा आना है या इस बीच जो ट्रेजरी बिकने वाली है, उन सब के लिए कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्क है, फेड कंफर्ट देने के लिए हमारे लिए नहीं खड़ा होगा और इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है जाते जाते भी आज के सेशन में। चलिए, तो हमने कॉल्स ली, शॉर्ट कॉल, और इस वक्त अगर आप देखें तो बाजार थोड़ा सा संभल के करीब 14,950 के जोन में जाकर सेटल होने की तैयारी कर रहा है। चंदन, मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूं कि नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो आज शुरू हो चुका है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रोजेक्शंस को देखते हुए अगर दोनों ही इंडिसेस पे एक पुट या कॉल या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड लेना हो, मैं इस पे वीकेंड के रिस्क को इंक्लूड करते हुए आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, तो वो कौन सा ऑप्शन ट्रेड होगा? पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन या फिर निफ्टी या निफ्टी बैंक में से? जी देखिए, थोड़ा सा बायस यहाँ पे हल्का सा अटक रहा है, हालांकि नीचे से बाइंग आ रही है, बट चिंता का विषय है कि कोई भी बाइंग आते ही वापस अटक जाता है मार्केट को। तो मैं हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे वर्क करूंगा और सजेस्ट यही करूंगा कि 14,700 की पुट जो लगभग 100 रुपए के आसपास है उसको ले। 14,750 की पुट अभी 100 रुपए चल रही है, यहाँ पे मेरे हिसाब से 70 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। और जिस हिसाब से बाजार 15,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, 14,980 प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्लोज दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है। तो 14,750 के पुट के साथ में जाना पसंद करूंगा और यही व्यू है कि मार्केट ऊपर में वापस बार बार अटक रहा है। जी हाँ, 14,750 की पुट आप कैरी करेंगे। याद रखिएगा, ये पुट आपकी स्क्रीन पे है और इसके पीछे थॉट याद रखिएगा। जिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं उसका ऑप्शन बेस 14,800 ही है, जिस पर हमने सुबह भी आशीष और मैंने बहुत डेडिकेटेड डिस्कशन किया था। और अगर हम 15,000 के नीचे ही रहते हैं तो बहुत चांसेस है कि हम इस लेवल को छुएं और माइट भी इससे नीचे भी ओवरशूट कर जाएं। और याद रखिएगा, टेक्निकली 10 डिमा के और 20 डिमा के बाद जो प्रोजेक्शंस बनते हैं वो होते हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा आता है इस वक्त लगभग 14,500 के जोन में। और एक और चीज़ जो कि इसके फेवर में जाती है वो है बैंक निफ्टी अब बहुत डिसाइसिवली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। कविता, आपके थॉट्स। और कविता, एक चीज़ बताइएगा, बहुत कन्विक्शन के साथ नेक्स्ट वीक के लिए कोई ऑप्शन ट्रेड जो कि आपके जहन में आता है? आपको लगता है इन ऑप्शंस में हम कभी कभी कहते हैं ना, ये ऑप्शन 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा, कोई ऐसा ऑप्शन ट्रेड किसी स्टॉक पे या फिर इंडेक्स पे नजर आता है आपको? वीरेंद्र जी, ट्रूली सेइंग, मैं तो वीकेंड को देख रही हूँ और मैं कुछ कैरी करके जाना नहीं चाह रही हूँ इन एनी वे। मंडे की ओपनिंग देखने के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो मैं कहूँगी हूँ आपको, इट्स ऑल अबाउट टाइटन हमारी ग्रिप में है, हम इसे लेकर जा चुके हैं एंड अपार्ट हीरो मोटोकॉर्प, तो आई वुड नॉट लाइक टू कैरी एनीथिंग। वो आशीष, वो एक खेल खेला आपने, खो खो, वो पीछे से आके बोलता था खो, तो एकदम से उठना पड़ता है। कविता का हाल एकदम एग्जैक्टली वही है। कोई बोल देना कि बाजार बंद हो गया, उठना है तो उठ के पहली, अगर आप देखें फुर्सत में निकल रहे हैं यहाँ से। आप लोग नहीं, ठीक है, तो वीकेंड में सरदर्द कैरी करना भी नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट करा है कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और इसीलिए थोड़ी सी नर्वसनेस रह के क्रीप इन हो रही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते एक ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे को महाशिवरात्रि के चलते मार्केट हॉलिडे है, तो जो वीकली एक्सपायरी है वो दरअसल वेडनेसडे को होनी है। और एक्सपायरी से याद आया वीरू, आज सुबह की आपने चर्चा करी, 14,800 के पुट के जरिए हमने खरीद के वोलेटिलिटी को राइट किया था, वो कैरी फॉरवर्ड करूं उस ट्रेड को मंडे के लिए? बिल्कुल करना चाहिए आशीष। मेरे को बड़ा रिस्क यूएस मार्केट का भी है, क्योंकि यूएस मार्केट में जानते हैं आशीष क्या हो रहा है, अब बड़ी बड़ी वाइल्ड कैंडल्स नजर आ रही हैं और यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। किसी बड़े एवरेज पे ही वो सपोर्ट लेगा, लेकिन सबसे क्रिटिकल है आशीष डॉलर इंडेक्स, जिसमें अब एक डिसाइसिव और एक वाइल्ड लेवल जो है ना, क्रिटिकल लेवल जो है वो निकल रहा है 92। मेरे लिए इसीलिए एक पुट ऑप्शन रखना बहुत जरूरी है आशीष। बिल्कुल ठीक बात है। तो
डॉलर इंडेक्स असल में आज सुबह जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश था, 30-40 बेसिस पॉइंट्स का मूवमेंट था, जबकि बॉन्ड यील्ड में बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। तो अब वो कैचअप प्ले कर रहा है डॉलर इंडेक्स, इसीलिए वो स्ट्रेंथ है। और ये उभरते बाजारों के लिए एक दिक्कत वाली बात, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ या बॉन्ड यील्ड्स में उछाल, ये दिक्कत पैदा कर सकता है, इसीलिए नर्वसनेस थोड़ी सी क्रीप इन हो रही है। जाते जाते निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्मेंस, वीरू ने कोटक महिंद्रा बैंक की स्ट्रेंथ की बात करी थी। श्रीकांत, क्विकली, ये आईसीआईसीआई और एचडीएफसी सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों में क्या रणनीति होनी चाहिए? कोई ट्रेड बनता है यहां से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मंडे को इस समय? आशीष जी, मुझे लगता है कि देखिए एचडीएफसी बैंक में वैसे उतना फॉलोअप जो सेलिंग आता है वो उतना स्ट्रांग नहीं आता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में हमें लग रहा है कि उसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बन चुकी है। और अगर यहाँ से अगर मार्केट को अगर और थोड़ा अगर नीचे जाना है तो स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दो स्टॉक नीचे लेके जा सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी ऐसे लग रहा है कि 34,300 34,400 के लेवल शायद बैंक निफ्टी छू सकता है। तो करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक को आप स्किप कीजिए, बट आईसीआईसीआई बैंक में बिल्कुल आप शॉर्ट बनाइए 615 के स्टॉप लॉस के साथ और 580 के टारगेट के लिए। चलिए, इस बीच वेदांता को देख के बड़ा अचंबा, और अगर आप देखें तो आज पूरा का पूरा मेटल्स कैसे बिहेव कर रहा है, और इस वक्त वेदांता बिल्कुल अगर आप देखें तो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता हुआ। कैश के कुछ स्टॉक्स में बड़ा अचंबा हो रहा है। एक स्टॉक को देखें, लेट्स टेक वेल्सपन एंटरप्राइजेस 119.70, कल भी बड़ा वाइल्ड था, परसों भी काफ़ी वाइल्ड था, और इसके 2 दिन की जो वॉल्यूम्स हैं, अगर आप कलेक्टिविटी, आई थिंक क्योंकि हम शुक्रवार के अंतिम पड़ाव में हैं तो मैं वीकली चार्ट्स पर देख कर टिप्पणी करता हूँ। ऑन द वीकली बेसिस अगर आप देखें तो मार्च 2020 के बाद, यानी ऑलमोस्ट आफ्टर एन ईयर, ये अपने जो एवरेज वॉल्यूम का है ना, जो वीकली एवरेज वॉल्यूम होता है, उसका लगभग समझ लीजिए कि 5 टाइम्स वॉल्यूम लेके जा रहा है। चंदन, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? इसने पूरा का पूरा वो सप्लाई क्लस्टर 100 रुपये का पार कर लिया, उसके बाद अब जो नेक्स्ट सप्लाई क्लस्टर बनता है वो है करीब 139 से 140 के जोन में। कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे जो भी लोग ले रहे हैं इसको या फिर कैरी कर रहे हैं? पॉसिबल टारगेट्स क्या होगा हायर लेवल पे? देखिए क्या गजब का स्विंग आया इसमें। जी बिल्कुल, काफी अच्छा स्विंग और मोमेंटम इस काउंटर में है, और जिस हिसाब से बेस हायर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अपसाइड के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और अच्छी बात है कि इस बाजार में सेलेक्टिव डिफेंसिव काउंटर और जो सेलिंग में रेजिलियंस है उनमें जरूर दाव लगाना चाहिए। तो इस तरह के काउंटर है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे और पोजिशन यहाँ पे बननी चाहिए। जी हाँ, चलिए, इस बीच आज का अगर आप देखें एक और विनर मैं अपनी स्क्रीन पर लेके आऊँगा जिस स्टॉक में आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। लेट्स ब्रिंग HUL 2010। आज याद रखिएगा, इस स्टॉक के बारे में जब भी हम डिस्कशन करते हैं, एज ए इन्वेस्टर बात करते हैं, क्योंकि HUL को अमूमन डे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। आज ये स्टॉक अपने 10 डे, आज ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ आज ये अपने स्टॉक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर रहा है। बेस बिल्डिंग का एक टिपिकल इंडिकेटर होता है ये प्राइस परफॉर्मेंस। 200 EMA के आसपास वॉल्यूम्स का बढ़ जाना, उसको ब्रीच करने के बाद फिर ग्रीन कैंडल्स के साथ और 200 EMA को अप्रोच करना, 20 EMA के ऊपर निकल जाना, और साथ ही साथ आपका 100 EMA और 50 EMA जो है वो फ्लैट हो रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड से अब फ्लैट हो रहा है। ये बेस बिल्डिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप श्रीकांत? बिल्कुल, इनफैक्ट वीरेंद्र, जितने भी एफएमसीजी से रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें हमने तेजी देखी है, और वहाँ पे सभी में राउंडिंग बॉटम या तो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है। और इनफैक्ट कभी भी मैंने देखा है कि अगर डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो वहाँ पे डिफेंसिव में जब भी बाइंग आती है तो एफएमसीजी सबसे प्रीफर्ड सेक्टर होता है। करंट लेवल से यस, हिंदुस्तान लीवर को बाय किया जा सकता है, 2200-2205 के करीब है। 3 दिन के जो लोज है वो काफ़ी नज़दीक के हैं, 2175 के हैं। तीनों दिन के लोस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो 2175 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग रह के और 2250 के टारगेट्स हम बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, चलिए हम इस वीक के सेशन को कल्मिनेट करने की तैयारी कर रहे हैं, और ये बैक टू बैक आज सेकंड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन होगा जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज। कल आपको याद था 1% के आसपास का दबाव जब वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी थी, इंपोर्टेड मंदी थी, और आज भी लाइकवाइज ग्लोबल संकेत बिगड़े हुए थे। सुबह से दबाव के साथ कामकाज, एक गैप डाउन ओपनिंग, हाँ एक समय जरूर था, गैप डाउन हुए थे 100 पॉइंट नीचे। इंटरडे चार्ट एक्सर दिखा सकते हैं आप,
100 पॉइंट नीचे खुले थे, उसके बाद रिकवरी आई थी। एक समय था जब भारतीय बाजार वापस हरे निशान पे लौट रहे थे, लग रहा था स्ट्रेंथ रिज्यूम हो रही है, पर उस लेवल्स के बाद मेरे ख्याल से वो 12 पॉइंट ऊपर गए थे हम, उसके बाद लगातार प्रेशर माउंट होता चला गया। और क्योंकि आज बैंकिंग ने फिर से अंडर परफॉर्म करा, उस पॉकेट में दबाव के चलते दिक्कत अक्रॉस द बोर्ड। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकिंग हेवीवेट्स थे जो दबाव बनाने का काम कर रहे थे। इंट्राडे चार्ट्स देखिए आप, ये गैप डाउन के साथ शुरुआत, एक समय 100 पॉइंट दबाव था, उसके बाद हरे निशान में लौटे, लेकिन इवेंचुअली टिक नहीं पाए ऊपर, क्योंकि सामने वीकेंड का सेशन खड़ा हुआ था और यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। और जैसे वीरू लगातार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे लिए दिक्कत की बात, तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है इस समय मंडे तक के ट्रेड को यहां पे अब कैरी करने के लिए। ये आज के बाजार, निफ्टी बैंक में 1.25% की कमजोरी थी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे हेवीवेट्स थे जो इस कमजोरी को, इस दबाव को इस पॉकेट में लीड करते हुए नजर आए। बाजार में एक और दिक्कत की बात थी, अब तक इस हफ्ते की हाईलाइट थी कि बाजार में जब प्रेशर आ रहा था तो ब्रॉडर मार्केट्स एटलीस्ट आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट्स में वीकनेस क्रीप इन हुई, मिड कैप्स में जिस तरह की पिटाई हुई, उसको देख के लग रहा था कि कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में शायद एचएनआईज हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे, स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। दबाव के साथ कामकाज हुआ और इवेंचुअली हुआ क्या, आज डिक्लाइन ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो, यानी कि 2/3 शेयर बाजार में जो ट्रेड हो रहे थे वो लाल निशान के साथ कामकाज होते हुए नजर आया। ये पूरा हीट मैप बाजार का, हमें 123 पॉइंट का दबाव, 14,950 का इंपॉर्टेंट जोन जो वीरू लगातार हाईलाइट कर रहे थे 20 डीमा के लिहाज से, उन स्तरों के आसपास देखते हैं, उसी के आसपास शायद क्लोजर होता हुआ नजर आया, लेकिन ज्यादातर लाल निशान हावी रहा। दबाव सबसे ज्यादा बना बैंकिंग स्टॉक्स में, इंडसइंड बैंक में, विप्रो में वो मेगा एक्विजिशन हुआ है, 10-10.5 हजार करोड़ रुपए की खरीद, $1.5 बिलियन के आसपास, बड़ी खरीद पचाने का रिस्क, इसीलिए आप देख रहे हैं विप्रो 4% की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ। टाटा मोटर्स में आज दबाव था, टाटा मोटर्स में कल भी प्रेशर था। जब इंपोर्टेड मंदी की मैं बात कर रहा हूं तो टाटा मोटर्स में समझिए आप, जो यूके को लेकर, यूरोप को लेकर कंसर्न्स, जो टैक्स इंक्रीज होना, वो सब मूड बिगाड़ने का काम, और ये मेनली प्रॉफिट टेकिंग है पिछले कई दिनों के अच्छे उछाल के बाद। यूपीएल में 3.5% का प्रेशर था। ये तमाम वो स्टॉक दबाव में, मेटल्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव था आज की ट्रेडिंग सेशन में। जिन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा, ऊपर ऑयल एंड गैस स्पेस आपको नजर आएगी, क्योंकि जो ओपेक प्लस की बैठक में कोई बदलाव नहीं कर गया प्रोडक्शन को लेकर, और उसके चलते कच्चे तेल में जो उछाल आया उसने मूड सुधारा इन कंपनीज का। बाजार जाते जाते थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ शिफ्ट हुआ, और वो शिफ्ट बड़ा एपरेंट था स्क्रीन में। नेस्ले आपकी स्क्रीन पर, HUL, टाइटन जैसे स्टॉक्स जो थे उनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाँ, एक बैंकिंग स्टॉक का स्टैंड आउट परफॉर्मर जाते जाते बताना जरूरी है, वो है कोटक। शुरुआत लाल निशान में हुई थी, पर दिन के दौरान अच्छा मोमेंटम, अच्छा बिल्डअप, और इवेंचुअली यहां पे मजबूती के साथ 1.5% के उछाल के साथ कोटक महिंद्रा बैंक तो फाइनली क्लोजर हुआ है 14,960 के जोन्स पर, 118 पॉइंट का दबाव। तो बैक टू बैक सेकेंड ट्रेडिंग सेशन पेन का, और हम पचा के जा रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में करीब 100 पॉइंट का दबाव। तो देखते हैं अब ओवर आज के सेशन में अमेरिकन मार्केट में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, वो बेस एस्टैब्लिश करेगा अगले हफ्ते के परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, इस नोट पर सारे गेस्ट को धन्यवाद जो जुड़े, आज के हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में मदद करी। राहुल जी थे, प्रकाश, कविता, राजेश सतपुते साहब, श्रीकांत चौहान साहब, गौरांग शाह सर थे, सुन रहे होंगे तो थैंक यू सो मच। वो ऑडियो में दिक्कत आ रही थी, पता नहीं कोई पेड़ वेड़ कट रहा था, मैं बाहर बैठे सुन रहा था, तो बड़ी तेज आरी चलने की वो है ना वीरू, आरी की आवाज आ रही थी ना कुछ। कोई खुदाई चल रही थी, पता नहीं क्या खुद रहा था। मैं स्टूडियो आया तो मैंने पूछा गौरांग सर बैठे हैं क्या, पूछना चाहता हूँ हो क्या रहा है घर पे, लेकिन ठीक है। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए। हम लोग की एक काम कर रहा हूँ इस नोट पर क्विकली, छोटा सा ब्रेक। आज फ्राइडे है तो आज ये एक्सटेंडेड शो है, जो हर्षदा का शो है उसके विनर्स कौन हैं, 2020 के रिटर्न्स कैसे हैं, मार्केट्स में और क्या स्निपेट्स थी, ये सब ब्रेक के उस पार।